सो ये क्या है, एक मल्टी ब्रांड सर्विस सेंटर है जहाँ पर आप किसी भी ब्रांड के व्हीकल्स को ले जाके अपने व्हीकल को सर्विस वगैरह करा सकते हो। जिसके मैंने आपको कुछ ऑल्टरनेट एग्जांपल्स दिए थे, जैसे कि बॉश का जो सर्विस सेंटर आता है उसको भी हम लोग देख रहे थे उसमें। चलिए, तो ये इनके पास बेसिकली टाइप्स ऑफ सर्विसेज हैं। इनके जो पार्टनर हैं वो कैस्ट्रॉल सर्विस के पार्टनरशिप में ये लोग काम कर रहे हैं। कार और बाइक दोनों की सर्विसेज ये ऑफर कर रहे हैं। तो आज के डेट में अगर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो इस तरह के सो मैनी प्लेटफॉर्म्स हैं जो ये सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि गो मैकेनिक, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था लास्ट क्लास में। हाँ, और मैंने आपको बताया था। इस तरह से जैसे कि साइट है ट्रफ टाउन के नाम से, तो एक जस्ट वे टू होस्ट गेम्स, तो आप लाइव यहाँ से गेम वगैरह जो अपना होस्ट कर सकते हैं। या फिर जैसे एक साइट आती है जियो गेम्स के नाम से, ठीक है, तो यहाँ पर जाके आप क्लाउड गेमिंग कर सकते हैं। इसके अंदर आपको बहुत भारी भरकम पीसी वगैरह खरीदने की जरूरत है, आप ऑनलाइन ही यहाँ पर अपना अकाउंट है, एक बेसिक सा फीस वगैरह पे करके अपना बढ़िया गेम का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। ठीक है, तो ये एक साइट है जहाँ पर आप एक्सप्लोर योर नेबरहुड एंड यहाँ पर फाइंड अ गेम इन नो टाइम। तो इस तरह से यहाँ से आप ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे swiggy.com, ठीक है, तो swiggy.com का हमारे पास एक एग्जांपल अवेलेबल है। तो अभी क्या है ना कि जैसे एक इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है इंटरसिटी, नोटिस किया जोमेटो, सॉरी, ठीक है, तो मैं लिटिल बिट कंफ्यूज हूँ कि ये स्विगी में था या इंटरसिटी लेजेंड्स जोमेटो, यस। ओ, बंद हो गया ये। सो जोमेटो ने बेसिकली इनिशिएट लिया था ठीक है, तो ये जोमेटो लेजेंड के नाम से इंटरसिटी इन्होंने बनाया था। खुद मैंने बिरयानी ऑर्डर की हुई है इसके थ्रू, हैदराबादी। ठीक है, तो डायरेक्ट क्या होता है, वहीं से पैकेज होकर बाई एयर आपको डिलीवर। ठीक है, तो ये लोग क्या देखते हैं, वॉल्यूम देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनिशिएट हो रहे हैं आपके। तो जैसे बिरयानी में अगर आप देखोगे तो लखनवी सबसे ज़्यादा फेमस है और हैदराबादी सबसे ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो ये बंद हो गया इनका प्रोग्राम, बट ये जब तक इनका वर्किंग था बहुत अमेजिंग था। मतलब पैन इंडिया जिस भी स्टेट का जो स्पेशलाइजेशन है वो आप ऑर्डर कर सकते हो। तो इसका ऑर्डर मैकेनिज्म काम कैसे करता था, क्योंकि मैंने ट्राई किया तो मैं आपको बताता हूँ। इसमें ये था कि आपने अगर कोई ऑर्डर इनिशिएट किया है तो कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स वहाँ से रेज हुए हैं उस स्टोर से। ठीक है, उस पर्टिकुलर, क्योंकि सीधी सी बात है कि एक शॉप तो होगी नहीं, मल्टी शॉप्स होंगी वहाँ पर, तो वहाँ से नंबर बल्क ऑर्डर होना बहुत ज़रूरी था इस चीज़ के लिए, तब जाके आपको चीज़ें मिलती थी और बड़ा सेफ पैकिंग कंटेनर में आपके पास तक चीज़ें डिलीवर की जाती थी। टाइम लग रहा है नो डाउट, बट फूड की लाइफ थी उसकी। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब आपके पास ख़राब फूड पहुँच रहा है। तो जैसे मैं दूसरा जो ऑर्डर किया था अपना कैलकाटा से, हमने चमचम मंगाए थे, तो वो भी बहुत अच्छे से पहुँच गए थे अपने पास। बट इनको ना ये बहुत ज़्यादा हाई डिमांड नहीं हुआ इस चीज़ का, इसकी अवेयरनेस सही से नहीं करी थी इन लोगों ने। मतलब बहुत सेलेक्टेड लोगों तक ही पता चल पाया भी ऐसा कुछ नया फीचर आया है। इसके पास वगैरह भी निकाले इन्होंने, ठीक है, बट ये बंद, चलो छोड़ दो फिर इसको। हमें लगा शायद वर्किंग में होगा बट हटा दिया गया। ठीक है, एक जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि भाई स्टेट काउंटर, अब ये स्टेट काउंटर क्या है, इस वेबसाइट पर अगर आप आओगे तो आपको एनालिटिक्स पता लग जाते हैं कि भाई क्या चल रहा है दुनिया में, कौन सी स्क्रीन ज़्यादा यूज़ हो रही हैं। इसका पेड वर्जन वगैरह बाय करना पड़ता है। तो यहाँ से वेब स्क्रीन, हीट मैप्स, लाइव विजिटर का फीड, कन्वर्जन ट्रैकिंग, गूगल एड्स इंटीग्रेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें इसके अंदर। हाँ, सेम वैसे ही। सो ये सभी प्लेटफॉर्म्स के साथ काम करते हैं। जैसे आप देखो टम्बलर, यहाँ से आपका जो ब्लॉग स्पॉट होता है, वर्डप्रेस है, इससे मिलकर मुझे नहीं पता, इसका नहीं पता, गूगल है, ये विक्स है आपका, ठीक है,
ये आपका वेबली हो गया, यहाँ से आपका जुमला हो गया, गोडैडी हो गया, ड्रूपल हो गया, शॉपिफाई हो गया, इस तरह से इन सभी के साथ आप इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि भाई क्या क्या एक्टिविटी चल रही है हमारी साइट के ऊपर, जो विजिटर आ रहा है उसका स्क्रीन रेजोल्यूशन क्या है, ये सारी चीज़। तो इसका मैंने आपको कुछ अल्टरनेट पहले बता रखे, जैसे हॉटजार हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का क्लियरिटी हो गया, जिसका आप यूज़ कर सकते हो फॉर दिस। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है भाई कि क्या चल रही है, स्क्रीन रेजोल्यूशन वगैरह क्या क्या यूज़ हो रहे हैं सबसे ज़्यादा। तो 2023 से 24 का जब लोग डेटा देख रहे हैं तो उसके अंदर आप यहाँ देखोगे इस तरह से, तो आपको स्टैट्स वगैरह बहुत इजीली इसमें मिल जाते हैं अपने देखने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम लोग इसका पार्ट 2 देखेंगे आज। हम लोग बस इजी की बात कर रहे थे, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने इसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन वगैरह ये लेके आ रहे हैं। ठीक है। तो टर्म 1 में हम लोगों ने ये सारी चीज़ों को समझा। हमारा है टर्म 2, जिसमें हम लोग डिफाइन वगैरह ऊपर बात करें। ये सब चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी इसके अंदर, ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है। तो चलिए, जैसे कि हम यहाँ पर समझेंगे इसको। डिफाइन। So user research comes in all shapes and size. Normally one tier to adopt the research method to suit the project. Indeed, the time and resources at your disposal will also affect your ability to conduct user research. अब ये यहाँ पर आपको किन किन चीज़ों पर ध्यान देना है कि भाई डेमोग्राफिक्स। ठीक है। डेमोग्राफिक क्या होता है, जिसमें हमारा एंड यूज़र आता है। जैसे भी एज ग्रुप क्या है, ठीक है, जेंडर्स क्या है, उसके अंदर किसके हम लोग टारगेट करके चीज़ों को बना रहे हैं। यहाँ पर मॉडरेट वर्सेस अनमॉडरेट, यूज़र सर्वे, यूज़र पर्सोना एंड यूज़र का एक जर्नी मैप। ठीक है। इन चीज़ों को बेसिकली हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है डिफाइन करते वक्त। सो डेमोग्राफिक्स की अगर बात की जाए तो डेमोग्राफिक आर स्टैटिस्टिक्स दैट डिस्क्राइब पॉपुलेशंस एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। डेमोग्राफिक analysis is the study of a population based on factors such as age, race and sex. Demographic data refers to socio-economic information expressed statically, including employment, education, income, marriage rates, birth and death rates and more. कुछ भी हो सकता है, ये सारी चीज़ें आपके अंडर डेमोग्राफिक में आती हैं। तो डेमोग्राफिक में पहला सेगमेंटेशन क्या होता है, जियोग्राफिक सेगमेंटेशन। कि भाई मैं जो ये अपना ऐप या जो मैं एक वेबसाइट बनाने जा रहा हूँ वो कहाँ तक लोगों तक पहुँचनी चाहिए और कहाँ तक हम लोग उसकी सर्विस या डिलीवरी दे रहे हैं। ठीक है। अब जैसे नेटफ्लिक्स है, तो नेटफ्लिक्स को किसी के घर घर जाकर डिलीवर नहीं करना है, आप ऑनलाइन उसका सब्सक्रिप्शन बाय कीजिए और वर्ल्ड वाइड कहीं भी यूज़ कर लीजिए उसको, है ना। तो क्या मेरा प्रोडक्ट कोई ऐसा है कि जो पिन कोड्स की बाउंड्री में बाउंड है, जैसे फ्लिपकार्ट है भी, वो इंडिया से बाहर नहीं भेजता। ठीक है। Amazon.in सिर्फ इंडिया में डिलीवर करता है। Amazon.com आपका जो इंटरनेशनल ऑर्डर भी आप वहाँ पर प्लेस कर सकते हो, इस तरह की चीज़ें। फिर हमारा क्या है, जियोग्राफिक के बाद, जियोग्राफी मीन्स लोकेशन वाइज। फिर क्या आता है हमारा डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। फिर आपका आता है एटीट्यूडनल सेगमेंटेशन। फिर आता है बिहेवियरल सेगमेंटेशन। कौन आया, गुलशन। ठीक है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हो सकती है अपने डेमोग्राफिक में। तो चलिए, डेमोग्राफिक एनालिसिस इज द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ बोर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ब्रॉड अबाउट ग्रुप ऑफ पीपल एंड पॉपुलेशन, जिसमें आप यहाँ देख सकते हो भी एज है, फैमिली साइज है, जेंडर है, उनका क्वालिफिकेशन, उनका इनकम और उनका एथेंसिटी। तो ये सारी चीज़ें आपकी इसके अंदर बेसिकली कवर अप होती हैं। डेमोग्राफिक डेटा इज़ वेरी यूजफुल फॉर बिजनेसेस टू अंडरस्टैंड हाउ टू मार्केट to consumers and plan strategically for future trends in consumer demand. The combination of the internet, big data and artificial intelligence is greatly amplifying the usefulness and application of demographics as a tool for marketing and business strategy. Market segments are often grouped by age or generation. Demographic information can be used in many ways to learn more about and generalities of a particular
पॉपुलेशन। तो जब भी आप कोई ऐप वगैरह डिज़ाइन कर रहे हैं तो डेफिनेटली सीधी सी बात होगी उसका कोई ना कोई एक टारगेट ऑडियंस ज़रूर होगा, एंड कंज्यूमर जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे एक म्यूज़िक ऐप की हम लोग बात कर रहे हैं, तो म्यूज़िक ऐप एक ऐसा जनरल ऐप है कि भाई म्यूज़िक सुनना हर किसी एज ग्रुप वाले बंदे को पसंद होगा, ठीक है। किसी बस उसमें ये हो सकता है कि भाई किसी को डिफरेंट तरह के सॉन्ग पसंद, जैसे लोफी सॉन्ग्स हो गए, किसी को आपको इंस्ट्रूमेंटल पसंद होगा, किसी को बेसिकली हो सकता है कि सैड सॉन्ग्स का कलेक्शन ज़्यादा पसंद हो, किसी को बेसिकली एकदम हाई फाई म्यूजिक वाले जो हमारे रेट्रो सॉन्ग्स होते हैं। तो सबकी अपनी चॉइसेस होगी, वो अपनी अलग अलग होगी उसके अंदर, है ना। बट यूज़ हर बंदा कर रहा होगा। तो एक तो क्या इस तरह का जनरल है, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, तो फ्लिपकार्ट पे जो चीज़ें अवेलेबल है वो सभी के लिए है, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर कोई एज ग्रुप का बंदा है उसको ले सकता है। शिव ने ज्वाइन नहीं किया आज। अच्छा। अब जैसे कुछ चीज़ें हो गई, जैसे एग्जांपल के तौर पर गूगल एड्स। अब गूगल एड्स का ऐसा नहीं कि हर बंदा यूज़ कर रहा है, या तो बिजनेसमैन यूज़ कर रहे होंगे उसको अपने काम में, या फिर एजेंसीज होंगी वो काम करेंगे, या फिर कोई इंडिविजुअल हो सकता है जो पर्टिकुलर अपने एक ब्रांड को प्रमोट करना चाह रहा हो। ये नहीं होगा कि सारे के सारे जो मास पीपल अवेलेबल है वो सारे के सारे लोग गूगल एड्स को चला रहे होंगे, ठीक है। तो यानी कि ये टारगेट करने का तरीका हो कि हमें किस तक पहुंचना है। तो जब आप कोई ऐप डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो आपको ये बहुत क्लियर रखना है कि मेरा डेमोग्राफिक यानी कि एंड यूज़र कौन है जो इसको यूज़ करने वाला है। अब जैसे एक आपने देखा होगा अभी बहुत सारी साइट्स आई हैं मार्केट के अंदर जो ऑनलाइन प्लांट्स में डील कर रही हैं, जैसे क्यारी हो गया, तो जैसे आप देखो अर्बन करके आपको यहाँ पर मिलेगा F&P फन एंड पेटल्स जो कि केक्स और आपका ये प्लांट्स डिलीवर करते हैं। नर्सरी लाइव करके आपको मिलेगा यहाँ पर उगाओ, ठीक है। यहाँ से अर्बन आप यहाँ पे देखेंगे नर्सरी लाइव है, ऑनलाइन प्लांट्स कार्ट है, प्लांट्स बाजार है, ठीक है। संथी ऑनलाइन प्लांट्स, यहाँ से F&P वर्मी ऑर्गेनिक्स, ठीक है। और यहाँ पर क्यारी, क्यारी ने देखो अपना ऐड चलाया हुआ, लेकिन क्यारी ऑर्गेनिकली बीच में कहीं नहीं है। यहाँ पर पीपल ऑल्सो सर्च में तो ये दिखा रहा है क्यारी.co, ठीक है। हाँ, ये शार्क टैंक में आए थे। एक नेचर्स करके भी और ब्रांड होना चाहिए, वो हमें यहाँ नहीं दिख रहा है, शायद सेकंड पेज पर होगा, बट एनीवेज। तो आप देख सकते हो कि आज की डेट में आप जो मर्जी बिजनेस मॉडल ढूंढने जाओ हर एक वक्त मिल जाएगा। जैसे इन्होंने देखो फ्लावर ओरा वालों ने अपना ग्रूट का बना दिया उसके ऊपर पेड़ लगा दिया, ठीक है। तो अब प्लांट कोई ऐसा नहीं है कि भाई एक सेगमेंट बेस्ड है, हर कोई बंदा पसंद करता है। भाई ग्रीनरी किसको पसंद नहीं। भाई आप सुबह को जब उठो और आप अपनी बालकनी में जाओ, आपको एकदम फ्लावर्स पे खिले मिले तो अपना भी मूड एकदम बढ़िया हो जाएगा, है ना। अब वहीं पर आप सारे मरे हुए पौधे देखो तो आपका मूड स्विंग प्लांट्स बहुत बहुत अच्छे से कर देते हैं ना। तो यहाँ पर ये एक ऐसी चीज़ है कि जो हर किसी एज ग्रुप के लिए, तो पॉइंट घूम फिर के वहीं आता है कि अगर लोग कोई फूड की वेबसाइट बना रहे हैं तो वो किसी टारगेट ऑडियंस बेस पर नहीं है, उसको फूड को कोई भी कंज्यूम कर सकता है, प्लांट्स की साइट है कोई भी कंज्यूम कर सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सेलेक्टेड लोगों के लिए बनी, जैसे अगर हम लोग अरीना का एग्जांपल लें तो अरीना की जो टीजी है टारगेट ऑडियंस है, हर एक ना रुक रुक के लोग आते हैं। अब साक्षी रहेगी सर। हाँ जी, क्या एग्जांपल दे रहा था मैं? हाँ, जैसे अरीना की अगर हम लोग बात करें, अगर अरीना का कोई मोबाइल एप्लीकेशन है और वो अरीना अपने मोबाइल ऐप के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन चाहता है, तो रजिस्ट्रेशन करने से क्या होगा। अरीना के ऐप पर अगर कोई यूज़र आकर रजिस्टर होता है उसको कोई बेनिफिट नहीं है। पहली चीज़, जब तक वो अरीना का एंड यूज़र नहीं है तब तक उसको कोई फ़ायदा ही नहीं। अरीना के ऐप से बेनिफिट किसको मिलेगा भाई, जैसे आप लोग ऑनलाइन यूनिवर्सिटी चलाते हो तो तभी तो चला पाते हैं जब आपने यहाँ पर फीस पे क्या सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है कोई, अदरवाइज तो आप उस पर एक्सेस कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट आईडी और ईमेल आईडी आपकी दोनों चीज़ें उसके अंदर क्रेडेंशियल होती हैं।
तो एंड यूजर्स पर रजिस्टर तब तक नहीं होगा जब तक उसका रिकॉर्ड यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता होगा। दूसरा, अगर हम लोग फ्रेश कोई एक ऐसा ऐप बना रहे हैं जहाँ से कोई आके कोर्स बाय कर सकता है हमसे, तो उस केस में अगर मान लो मुझे कोई ऐड इन फ्यूचर रन करना होगा, या फिर अगर मुझे किसी को ऐड चला के टारगेट करना है, तो मुझे अपनी टीजी को बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा। 10th प्लस जो होंगे, यानी कि 10th क्लास में जो कैंडिडेट्स हैं या उससे अबव में जो लोग हैं, ग्रेजुएशन तक का जो कैंडिडेट होगा मेरा टारगेट ऑडियंस होगा। यानी कि ऐसा मान के चलो कि 15 साल के बाद का बच्चा और 24 साल 30 साल से नीचे का मेरा टारगेट ऑडियंस है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो एडमिशन होने की प्रोबेबिलिटी होगी, जो चांसेस होंगे, वो कौन से होंगे? 18 से 24 साल के, है ना? क्योंकि भाई सीधी सी बात है, आप जब तक 20 साल के होते तब तक जो ये होता है 10th 12th वगैरह ये सब चीज़ें कंप्लीट होती है, आप ग्रेजुएशन के किसी न किसी ईयर में परस्यू होते हो, राइट? तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा अपनी ऐप के अंदर यूथ का सिस्टम, ठीक है, कि भाई किस तरह की कलर स्कीम्स वो लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। क्योंकि ऐप आपने बड़ा एकदम बेसिक सा बना दिया, लाइक इस तरह का कुछ कलर स्कीम है ग्रेइश सा, तो कोई भी उसके ऊपर नहीं रुकने वाला है। तो वो एकदम कंट्रास्ट होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए, ठीक है। इन्फॉर्मेशन जो हम लोग देना चाह रहे हैं बहुत क्लियर होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। और जब यूज़र उसके अंदर एंटर करे तो हर एक चीज़ एक हायरार्की में होनी चाहिए कि भाई स्टेप बाय स्टेप उसको चीज़ें समझ में आती जाए, और उसके बाद अगर उसका इंटरेस्ट डेवलप होता है तो वो बाय वगैरह कर सकता है वहाँ से। या फिर एक ऐसा सिस्टम हो सकता है कि भाई मान लीजिए कि पर्सन ने एक लीड जनरेट किया और लीड वो सेंटर के पास डिलीवर होता है, देन सेंटर से यहाँ से करियर काउंसलर उसको एडवाइस करती हैं, फिर वो कहता है भाई मैं इसको किस तरह से एनरोल हो सकता हूँ कोर्स में, तो वो उसको गाइड करें भाई आप इस तरह से एक ऐप इंस्टॉल कीजिए, और वहाँ पर बंदा रजिस्टर होता है, देन उसके बाद वो स्टेप वहाँ से जाके कर सकता है। अब मैंने एक को ट्रेन किया, अब हो सकता है मेरा कोई फ्रेंड वगैरह हो सकता है सर्कल में, वो भी शायद ऐसा कोई कोर्स करना चाहता है। जनरली क्या होता है, हम लोग फ्रेंड्स टू फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस होते हैं, भाई तो क्या कर रहा है, भाई मैं ये कर रहा हूँ, चल मैं भी कर लेता हूँ, है ना। दूसरा बंदा इन्फ्लुएंस हुआ, अब वो बंदा जो है पहले वाला ए जो पर्सन है वो बी को गाइड कर सकता है कैसे कैसे करना है, ठीक है। भाई सीधी सी बात, उसको कोर्स तो सेम ही करना है, तो उसको कोई इंक्वायरी की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि वो उससे कन्विंस हुआ है ना, तो वो डायरेक्ट वहाँ से एडमिशन ले सकता है। लेकिन जब वो दूसरा बंदा वहाँ पर आए तो उसको चीज़ें बहुत आसान लगे, ये ना हो कि भाई मुझे समझ ही नहीं आ रहा ऐप में करना क्या है। अब जैसे कंट्री डिलाइट का ऐप है, कंट्री डिलाइट का ऐप बड़ा उन्होंने सही बनाया, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे ग्लिचेस हैं। अब जैसे ऐप जब स्टार्ट होती है, अगर हम लोग यहाँ पर आए कंट्री डिलाइट के अंदर, मैं इसका स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ ताकि सभी को दिखाई दे। व्हाट्सएप और हमारा टाइम था, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। 25 को आपका जो ऐलान का रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने किया है, जो भी आप काम स्टार्ट कर चुके हैं उसका रिव्यू है फर्स्ट, तो 25 फेब को सभी लोग अवेलेबल रहिएगा, आपका काम चेक किया जाएगा। टाइमिंग वगैरह इन्फॉर्म कर दिया जाएगा आपको। तो मैंने यहाँ ज्वाइन कर लिया है सर, चलिए स्क्रीन शेयर करते हैं यहाँ पर, शेयर स्क्रीन। और ये हमारे पास कंट्री डिलाइट का ऐप है, मैं इसको क्लोज करूँगा और रीलॉन्च करूँगा मैं इसको। तो ये हो गया इसका स्प्लैश स्क्रीन जो भी हम लोगों ने देखा, ठीक है। और उसके बाद दो चीज़ें सामने आती हैं भाई, एक हम लोग क्या देखते हैं, मॉर्निंग डिलीवरी 5 AM to 7:30 AM। ये उन लोगों के लिए इन्होंने सेगमेंट बनाया जो बेसिकली ऑर्डर प्लेस कर देते हैं बिफोर मिडनाइट, रात को 12 से पहले आप अपना ऑर्डर प्लेस कर दीजिए, और मॉर्निंग में आपको 7:30 तक, 5 बजे से लेकर 7:30 के बीच में ऑर्डर आपको रिसीव हो जाएगा। दूसरा इन्होंने बनाया इंस्टेंट डिलीवरी के लिए,
इंस्टेंट डिलीवरी वाला क्या, जैसे अभी वैलेंटाइन वीक चल रहा है अपना, तो उन्होंने वहाँ पर अपना एक तरह का कार्ड लगा दिया ताकि एक कॉल टू एक्शन क्रिएट हो। अदरवाइज आप यहाँ से जाके टैप करेंगे तो आपको हर एक कैटेगरी से रिलेटेड चीज़ें मिलना स्टार्ट होंगी। तो पूरा का पूरा थीम देख सकते हैं आप, उसी के हिसाब से चेंज हो रखा है। ठीक है, ऊपर मिल्क वगैरह अवेलेबल है, नीचे कोकोनट्स वगैरह हैं, इस तरह से सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाएंगी देखने के लिए। तो इन्होंने भी अपना हर एक चीज़ का अपना खुद का एक पैकिंग बनाया हुआ है। जैसे चिप्स चाहिए आपको, जो भी चीज़ आपको चाहिए, इन्होंने अपनी खुद की एक अपनी पैकेजिंग ब्रांडिंग अपनी की हुई है हर एक चीज़ में। बैक करेंगे और यहाँ पर जैसे एग्जांपल के लिए मुझे इसमें ट्रांजैक्शंस चेक करना हो तो हम यहाँ पर चेक कर पा रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या होता है ना कि अगर हम लोग होम पर हैं तो यहाँ पर मेरे पास कोई कंट्रोल नहीं नीचे, ऐप कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट सा फील होता है ना। साइड में कोई बर्गर ऑप्शन भी नहीं कि मैं वहाँ से जाकर उस चीज़ को मैं देख पाऊँ। ऐप जब ओपन हुआ तो सिर्फ मेरे पास दो ही कार्ड्स अवेलेबल है। ऊपर अमाउंट कितना बचा है वॉलेट के अंदर वो मुझे रिफ्लेक्ट करा है, उसके साइड में मेरा प्रोफाइल पे आइकन जब मैं टैप करता हूँ तो कुछ ऑप्शन आते हैं, भाई माई ऑर्डर, ट्रांजेक्शन एंड मंथली बिल क्या हो रखा है अपना। अभी तक मैंने मेंबरशिप बाय करने के बाद कितना मैंने इसमें सेव कर लिया, तो 8297 रुपीज़ का मैंने इसके अंदर सेविंग अपना कर लिया है। ठीक है, ये मुझे ऐसा रिफ्लेक्ट कर रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर एक नए बंदे को ढूंढने में बड़ी दिक्कतें आती हैं। जैसे कि क्या, एग्जाम्पल के तौर पर मुझे कल के लिए ब्रेक लेना है कि भाई मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ और मुझे कल मिल्क की डिलीवरी नहीं चाहिए, तो क्या वो कहीं आसान सा ऑप्शन सामने है हमारे मेन स्क्रीन पर? कहीं नहीं है। ये अपना वॉलेट वाला सिस्टम है जहाँ से आप जाके ऑटो पे पर लगा सकते हो कि जैसे ही वॉलेट का बैलेंस से नीचे है तो ऑटोमेटिकली रिचार्ज हो जाए, या रिचार्ज वंस की भी मैनुअली मैं हर बार इतने अमाउंट से ही रिचार्ज करना चाहता हूँ। ठीक है, बैक आ गए, यहाँ से इधर आ जाते हैं, इसके अंदर माई ऑर्डर्स पे आते हैं। ठीक है, तब यहाँ पर क्या लिखा रहा है, मॉर्निंग ऑर्डर्स, यानी कि आज है 11 फरवरी। अपकमिंग ऑर्डर आप देख रहे हो लिखा रहा है। ठीक है, अपकमिंग ऑर्डर में देखा 12 फरवरी को मैंने क्या क्या ऑर्डर अपना प्लेस किया है, वो ऑटोमेटिकली एक सब्सक्रिप्शन चल रहा है। इंस्टेंट ऑर्डर में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने कभी एक 17 जनवरी को मैंने ऑर्डर प्लेस किया था, तो रिपीट करना चाहते हो आप या नहीं, सेम चीज़। ठीक है, वो चीज़ तो यहाँ पर कब कब किस किस टाइम पर चीज़ें डिलीवर हो रही है, जैसे आप देख सकते हो सुबह 4:46 पर डिलीवरी देके चला गया बंदा, अर्ली मॉर्निंग आ जाता है बहुत। ठीक है, 4:46, 4:35, 4:46, 4:47, 5:11, 5:20, कई बार इस तरह से भी होता है। अब मान लो कोई ऑर्डर अगर आपका इनकम्प्लीट हुआ, कोई आउट ऑफ स्टॉक हो गया, किसी ने ज़्यादा ले लिया, तो पार्शियली डिलीवरी लिखा रहा है कि चीज़ें पूरी नहीं आई है, कम आई है आपके पास। ऑरेंज कलर से आप देख सकते हैं इसके अंदर। चलिए, अब यहाँ से ये हमने देखा माई ऑर्डर कि हमने क्या क्या प्लेस कर रखा है, क्या अपकमिंग हमारा ऑर्डर है। ट्रांजेक्शन में अगर हम लोग आएंगे तो किस चीज़ के लिए कितना इन्होंने अमाउंट चार्ज किया वो लिखा आ रहा है। मंथली बिल पर आप जाओगे तो भी आपको यहाँ पर पता चल जाएगा भाई मंथ वाइज की क्या क्या, आप यहाँ से समरी वगैरह सारी चीज़ें देख सकते हो उसके अंदर। तो ये फैप का डेटा हम लोग देख रहे हैं, जैन में 4,618 रुपये 50 पैसे का टोटल हुआ, दिसंबर में 5,000 इतना समथिंग का ऑर्डर प्लेस हुआ है, इस तरह से। अकाउंट एंड प्रेफरेंसेस पर टाइप करेंगे, यहाँ से हम लोग अपना एड्रेस वगैरह, स्लॉट वगैरह सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं भाई किस टाइम पर आपको चाहिए। और अगर आप पहली बार कोई ऑर्डर प्लेस करने जा रहे हो तो उन्होंने एक अच्छा फीचर डाल रखा है कि आप अपने डोर की फ़ोटो खींच के डाल दो ताकि डिलीवरी वाले बंदे को ढूंढना ना पड़े। ठीक है, एक अच्छा फीचर जो है वो इसमें यहाँ पर अवेलेबल है। वॉइस इंस्ट्रक्शंस आप दे सकते हैं। मैंने डोर बेल वगैरह सब अपना बंद करके, भाई मेरी बेल मत बजाना, नींद खराब होती है सुबह सुबह इतनी। भाई 4 बजे कोई बंदा पहुँचेगा तो मैं थोड़ी ना बैठा हूँ वहाँ पर। ठीक है, तो वो अपना पैकेट बाहर अपना कंटेनर वगैरह कुछ रख दो, उसके अंदर वो ड्रॉप करके चला जाता है पैकेज आपका। ठीक है, कॉल करनी है, मैंने उसके लिए मना किया, कॉल मत करना मुझे। उसको हमने रिमोट दिया हुआ है, अपना गेट अनलॉक करता है, आता है, डिलीवर करके चला जाता है अपना सीधा। वॉइस इंस्ट्रक्शन हमने यहाँ पर डाली हुई है इसके लिए। वॉलेट एंड पेमेंट मोड वो यहाँ पर आपको कंट्रोल मिल रहा है। ठीक है, टेस्ट रिपोर्ट वगैरह अगर आपने लेनी है तो आपको यहाँ पर इसमें मिल जाएंगी इस तरह से। तो माई ऑर्डर पे हम लोग आते हैं और जैसे कि ये मेरा अपकमिंग ऑर्डर है, मैंने यहाँ पर टैप किया, देखते हैं लोड होता है थोड़ी देर में। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा इसके अंदर। अब इसमें अगर आपने लगता है कि कल से पहले, मतलब जब तक ये आउट ऑफ डिलीवरी होगा उससे पहले आपने कुछ भी इसमें मॉडिफिकेशंस करनी, कोई चीज़ आपने ऐड करना है, तो ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है लास्ट मिनट एड-ऑन्स। तो यहाँ जाके आप अपने एड-ऑन्स वगैरह जो है इसमें डाल के आ सकते हो कि मुझे क्या क्या लेना है ना। तो चीज़ें आपको डिलीवर कर, चाहे वो वेजिटेबल्स हो, चाहे आपको वो स्नैक्स ऑर्डर करना हो, सारी चीज़ें इसमें
प्लेस हो जाती हैं। अब मैं इसमें ढूंढना चाह रहा हूँ यहाँ से एक ऑप्शन विच इज़ हॉलीडे मोड, वेकेशन मोड इसका कहाँ पर है, यही मुझे ढूंढने बड़ी दिक्कत आती है इसके अंदर, पता नहीं कहाँ छुपा के रखते हैं लोग। कई बार मिल जाता है, कई बार नहीं मिलता है। ये पेमेंट हो गया, डिलीवरी डेट हो गया, अकाउंट एंड प्रेफरेंसेस, प्रोफाइल, चलिए अब पहले वाले कार्ड पर हम लोग क्लिक करते हैं, यहाँ से सुपर सेवर मॉर्निंग डिलीवरी। तो यहाँ से ऊपर देख सकते हो मेरे वाले पे क्राउन बना हुआ है, यानी कि मैं इनका मेंबर हूँ क्योंकि मैंने इनकी मेंबरशिप वगैरह बाई की हुई है, ठीक है। तो बाहर आप देख सकते हो पूरे हमें पूरा एप्लीकेशन विजिट कर लिया, हमें कहीं पर कोई कंट्रोल वगैरह नहीं मिला। अब ऊपर आप देख रहे हो कुछ ये आ रहा है जो ग्रीन वाले हैं, यानी कि आपका डिलीवरी हो चुकी है इन डेट की। और जैसे हम लोग ये 12 पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा आज का ऑर्डर वगैरह हमें जो इसके अंदर दिखा देगा इस तरह से कि भाई नेक्स्ट जो कमिंग हमारा ऑर्डर है वो क्या है। इसके अलावा हम थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर मोर में आएंगे, तब आपको क्या दिखाई दे रहा है ऊपर, माय सब्सक्रिप्शन प्रोडक्ट्स वेकेशन। वेकेशन जो है वो फीचर एक ऐसा होना चाहिए कि अगर किसी बंदे ने एक सब्सक्रिप्शन बाय किया हुआ है तो उसको इतने क्लिक करके अंदर जाने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे कि अब आप देख रहे हो मैं यहाँ से क्लिक करूँगा पहले इसको, फिर मैं जो नीचे ट्रिगर देख रहा हूँ, ये ट्रिगर अगर मुझे बाहर मिल जाए तो मेरे लिए कितना कन्वीनियंट हो जाए, ठीक है। फिर आप यहाँ मोर पे जाओगे, फिर आप यहाँ से सेट वेकेशन करोगे, फिर ऐड वेकेशन पर जाओगे, किस दिन के लिए आपने करना है, ठीक है। एंड डेट आपने बतानी है कि इस डेट से इस डेट के बीच में मेरे यहाँ डिलीवरी नहीं होनी चाहिए, तो आप यहाँ कर सकते हो। अब ये क्या है, अभी हाल फिलहाल में जैसे सैटरडे में ब्रेक पर था, आपकी क्लास नहीं होती ना सैटरडे, तो मैं फीचर ढूंढ नहीं पाया ऑन दी को, मतलब कार चलाते मैं डाल दिया, फिर मैं भूल गया। और ये मैं घर पे होने मेरे यहाँ पर डिलीवरी हो गई, तो अच्छी चीज़ ये कि भाई आस पड़ोस वालों से संपर्क अच्छा उनको बोल दे उठा के रख लेना, नहीं तो क्या होगा वो वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो ये जो फीचर है जो इस तरह का इन्होंने वेकेशन मोड डाला हुआ है, अगर एक बंदा जो कंटेंट लाइट का ऐप चला रहा है, ठीक है, तो कंडीशन लगा दो नीचे आपके कंट्रोल हो जो मुझे अंदर दिखाई दे रहे हैं, ये वाले कंट्रोल्स की मैं बात कर रहा हूँ, फुटर नेविगेशन, ये बाहर ही मिल जाए मुझे, ठीक है। अगर बाहर होगा तो मेरे लिए कन्वीनियंट होगा कि मैं सीधे टैप करके फटाफट से उसके अंदर जाके मैं अपना हॉलीडे मोड चूज़ कर लूँगा, वेकेशन मोड के भी कितने दिन के लिए मुझे इसको होल्ड करना है, क्या करना है, सारी चीज़ें। इतना हाइड एंड सीक वाला नहीं होना चाहिए। या फिर अगर चलो आप यहाँ नहीं दे रहे हो तो ये फीचर मुझे यहाँ मिलना चाहिए, जब मैं ऊपर यहाँ टैप कर रहा हूँ तो यहाँ देख रहे हो 3 ऑप्शन आ रहे हैं, तो ये 3 ऑप्शन जो आप यहाँ दे रहे हो इसके साथ में दूसरा ऑप्शन भी दे दो जो आप यहाँ मुझे दे रहे हो, ये 3 ऑप्शन तो यहाँ भी आते हैं ना मोर पे क्लिक करने के बाद। टैप हो जा भाई, हैंग हो गया ये, तो ये ऑप्शन तो आप मुझे वहाँ भी दे सकते हो, देखो आ रहा है ना ऑर्डर एंड बिलिंग, तो प्रोडक्ट एंड सब्सक्रिप्शन भी वहाँ पर दे दो, प्रोफाइल में जिसके होगा कंडीशनली लगा दो तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये फीचर मुझे इनका समझ नहीं आया, ऐप बनाया सब कुछ ठीक है, लेकिन चीज़ें इतनी घुमा के जो रखी गई हैं तो यूज़र को ढूंढने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब जैसे मुझ जैसे इतने टेक्निकल बंदे को लिए एक चैलेंज है, आपको मैंने दिखाया ये सारी चीज़ें, तो ये ऐसा ऐप कभी नहीं बनाना चाहिए। अब क्या है कि लोग चला रहे हैं इसको, लेकिन अगर समझदार लोग होंगे जिनको यूआई यूएक्स पता होगा तो डेफिनेटली वो लोग फीडबैक डाल रहे होंगे इनको इस चीज़ के लिए कि भाई ये ऑप्शन गलत जगह पर पॉइंट किया हुआ है, करेक्ट जगह पर होना चाहिए उसको। तो पहली चीज़ ऑन होते ही एप्लीकेशन अधूरा दिखाई देता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता देखने में। अब ये पूरा एकदम लोडेड स्क्रीन दिखाई दे रहा है, बढ़िया लग रहा है, लेकिन यहाँ देखोगे तो कुछ नहीं है, खाली है, अधूरा सा ऐप है, ना कोई साइड बार है इसके अंदर ना कुछ है, तो मतलब मेन क्लिक्स नहीं आते। अब मैंने जैसे चलो यहाँ से इस पर क्लिक करा इसका फ्री डिलीवरी के ऊपर, अब यहाँ पर आप देखोगे जैसे टॉप डील्स आ गई जो कि यहाँ पर इस तरह से है। अब मुझे इसमें कैटेगरी करना है कि भाई लाइक लेट से मुझे वेजिटेबल्स में जाना है,
तो ऊपर यहाँ देख रहे हो आप, ये स्लाइडिंग में जो आ रहा है यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। अब इतना बड़ा ये इन्होंने जंबो स्लाइड यहाँ पर बना दिया, कितने लोग यूज़ कर लेंगे भाई इसको, कितने लोगों को पता होगा भाई ये स्लाइडिंग वाला पार्ट है। क्या कहीं आपने कोई ऐसा इंडिकेशन दिया हुआ है, कहीं क्या हमने कहीं पे कोई ऐसा इंडिकेशन दिया है कि भाई यहाँ से स्लाइड हो सकता है चीज़, ऐसा कुछ है ही नहीं इसके अंदर। तो वो तो मुझे पता है, मैं चला रहा हूँ तो कि भाई यहाँ पर ये चीज़ें मुझे मिल सकती हैं इसके अंदर, तो इसके ऊपर कुछ ऐसा है नहीं। या तो इसका एक ट्यूटोरियल है कि स्वाइप हेयर फ्रॉम लेफ्ट फॉर राइट, ठीक है, तो ये एक इनकम्प्लीट चीज़ इसके अंदर है। अगर मैं इसकी जगह पर यहाँ पर लेफ्ट साइड में मैं अगर ब्लिंकिट से इंस्पिरेशन लूँ, फोन में चला लेते हैं, ठीक है। तो ऊपर बहुत क्लियरली पता चल रहा है कि कैटेगरीज है ना, देख सकते हैं ना, ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्यूटी, किड्स, गिफ्टिंग, है ना। और ये देखो यहाँ पर आपकी लेफ्ट और राइट में ड्रैग हो रही है, क्लिकेबल्स क्लियर है ना, वहाँ पर वो क्लिकेबल्स जैसे नहीं दिख रहे, पहली प्रॉब्लम। दूसरा, अब आप जैसे किसी कैटेगरी में एंटर हो जाइए, जैसे एग्जांपल के लोग यहाँ पर आ जाते हैं, तो लेफ्ट वाला पार्ट देखो कितना बढ़िया है, मुझे कैटेगरी के लिए इधर उधर घूमना नहीं है, आप यहीं से फटाफट से फिल्टर कर सकते हो डेटा को। तो ये भी एक ब्लिंकिट की ऐप के अंदर बग्स है। तो आपके लिए एक बहुत अच्छी केस स्टडी है कि जब आप कोई ऐप अपनी बनाओ तो उसके अंदर एग्जिस्टिंग ऐप और उसके अंदर आपने उसका रिफाइंड वर्जन क्या बनाया, तो ऐसे ना ऐप को कंपेयर किया करो कि यूज़र के लिए कौन सा ऐप ज़्यादा फ्रेंडली है। तो ब्लिंकिट ने ऐप तो बना लिया, काम भी उसका चल रहा है, लेकिन उसका यूएक्स जो है वो और बेटर कर सकता है, जो कि बिल्कुल भी बेटर नहीं है, ठीक है। तो ये मुझे आपको एक कंपैरिजन छोटा सा दिखाना था कि कितना ज़रूरी है जब हम लोग एक प्रोडक्ट के अंदर एंटर हो रहे हैं, पर्टिकुलर एक कैटेगरी के अंदर अगर हम लोग एंटर हो रहे हैं तो चीज़ें सही से वर्क करें आपकी। चलिए, तो आगे आते हैं। साक्षी ने ज्वाइन किया। तो पहला स्टेप क्या है, डेमोग्राफिक, चाहे वो आप वेबसाइट बना रहे हैं या फिर आप कोई मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हैं। तो जैसे हम लोग एक डेमोग्राफिक को समझते हैं बहुत अच्छे से टीवीएस के एग्जांपल के थ्रू, तो यहाँ से आप देखेंगे ये टीवीएस की फुल फॉर्म है, ठीक है। ये एक साउथ इंडियन पर्सन है जिन्होंने बेसिकली इस ब्रांड को फॉर्म किया, ठीक है। सो ही वाज अ फाउंडर ऑफ द टीवीएस ग्रुप, सो द नेम टीवीएस कम्स फ्रॉम हिज इनिशियल्स नेम। तो यहाँ से इन्होंने इसका टी लिया, यहाँ से इसका व्यंजनम का वी लिया, यहाँ सुंदरम का एस लिया। सो टीवीएस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ मोटरसाइकिल्स, मोपेड्स एंड ऑटो रिक्शा इन इंडिया, ठीक है। अब डेमोग्राफी को इन्होंने कितना बढ़िया से समझा, जैसे कि भाई कॉलेज स्टूडेंट्स हैं तो उन्हें स्पीड चाहिए, स्टनिंग लुक चाहिए, ठीक है। ऑफिस वाले जो लोग हैं उन्हें माइलेज का बड़ा हो रहता है, भाई डेली का मेरे को आना जाना है, क्योंकि स्कूल वाले में रेगुलर शायद जाए ना जाए, कभी चले गए कभी नहीं गए, या थोड़ी बहुत देर के लिए गए, हो सकता है नियर बाई में हो, लेकिन ऑफिस वाले बंदे को प्रॉपर क्या चाहिए, माइलेज, फ्यूल एफिशिएंसी बहुत अच्छी चाहिए, बजट फ्रेंडली होनी चाहिए, ठीक है। फिर लेडीज़ का उन्होंने ध्यान रखा, या बूढ़े लोगों का उन्होंने ध्यान रखा, ओल्ड पीपल का, कि भाई मोबिलिटी एंड कन्वीनियंस, उठने बैठने में। अब जैसे कोई सीनियर सिटीजन है जो 60+ है, वो बाइक पर पैर उठा के हो सकता है उसको बैठने में दिक्कत हो, तो स्कूटी में बहुत ईजिली
या फिर रूरल पीपल के लिए उन्होंने क्या बनाया, इकोनॉमी एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए मोपेड को डिज़ाइन किया। तो क्या हुआ, कोई भी सेगमेंट नहीं बचा, उन्होंने छोटे से लेके बड़े तक सबका का ख्याल रख लिया उसके अंदर। ठीक है, तो ये क्या एक बेस्ट स्ट्रेटजी है डेमोग्राफिक के अंदर। या डेमोग्राफिक का मैंने आपको एक एग्जांपल और दिया था कि भाई जैसे देखते हो ओप्पो, वीवो, ठीक है, पोको, वन प्लस, है ना, IQ, ये सब क्या है, एक ही ब्रांड है, लेकिन उन्होंने सभी को ध्यान में रखते हुए अलग अलग फ़ोन्स बना दिए कि भाई कोई कैमरा और म्यूज़िक लवर है उसके लिए अलग फ़ोन, कोई कैमरा स्पेसिफिक उसके लिए अलग फ़ोन, कोई परफॉर्मेंस स्पेसिफिक है उसके लिए अलग फ़ोन, है ना। तो सबके लिए उन्होंने अलग अलग सेगमेंटेशन में कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि हर तरह का ऑडियंस आप कनेक्ट कर पा रहे हो। अब आप प्रोडक्ट एक ही बनाओगे तो सबको कनेक्ट कैसे कर पाओगे, एक को खुश करोगे दूसरा नाराज़ होगा, है ना, कि भाई हमारे लिए तो इसमें कुछ ध्यान ही नहीं रखा ब्रांड ने। तो जब आप ज्वेलरी की शॉप पर जाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, वो करोड़ों की भी चीज़ बना रहे होते हैं और वो हज़ारों की भी चीज़ बना रहे होते हैं, जिसका जैसा बजट वैसा चीज़ें ले लो। आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये था डेमोग्राफिक। अब बात करते हैं मॉडरेट वर्सेस अनमॉडरेट। मॉडरेट क्या होता है, इट रिक्वायर्स अ मॉडरेटर दैट गाइड्स द पार्टिसिपेंट्स थ्रू द टेस्ट। अनमॉडरेट, देयर इज नो वन प्रेजेंट at the participant complete the task. Moderate, it gives you more control over the flow of the test. Great for testing a product in the user's natural context. भाई देखो सीधी सी बात है, मॉडरेट एनवायरनमेंट में कोई ना कोई होगा आपके साथ जो आपको गाइड कर रहा होगा, लेकिन आप ये सोचिए जब कोई वेबसाइट या मोबाइल ऐप आप बनाओगे तो क्या हर किसी को जाके बताने जाओगे भाई ये कैसे चलाना है कैसे नहीं चलाना है। तो डिज़ाइन जो होना चाहिए वो इतना खुद से कमांडिंग होना चाहिए जो आपको खुद बताए कि भाई एक स्क्रीन पर आपने कोई टैप किया तो नेक्स्ट वहाँ से कोई CTA या कॉल टू एक्शन अवेलेबल है या नहीं है, यूज़र को ढूंढना ना पड़े मुझे करना क्या है इसके अंदर। ठीक है, इट इज़ ऑफन एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग, इट हैज़ अ लोअर कॉस्ट एंड क्विकर टर्न अराउंड। यू कैन आस्क द पार्टिसिपेंट्स फॉलो अप क्वेश्चंस अबाउट व्हाट दे डिड समथिंग, देयर is no opportunity to delve into users actions in real time. It allows you to get rich qualitative insights from your user. It is useful for large sample studies such as quantitative testing. तो भाई आप कोई ऐप बनाओ उसके पीछे आप अपना कुछ लगा दो ट्रैकर काइंड ऑफ, जैसे कि मैंने आपको हॉट जार बताया या फिर मैंने आपको क्लियरिटी बताया, जैसे हम लोगों ने स्टैट काउंटर वाला जो पार्ट देखा। तो इसका बेनिफिट क्या होगा कि आप ये देख पाओगे कि कितने यूज़र सक्सेसफुली वहाँ से कोई टास्क कंप्लीट कर पा रहे हैं और कितने परसेंटेज ऑफ यूज़र वहाँ से वो टास्क कंप्लीट नहीं कर पाए। तो यानी कि आप वहाँ से उसके हिसाब से डिज़ाइन को बनाओ और फ्लो जो है वो इतना नीट एंड क्लीन बनाओगे कि यूज़र क्या वो चीज़ें कर पा रहा है जिस पर्पज़ से वो आपको डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, तो अनमॉडरेट का अपना अलग एडवांटेज है, मॉडरेट का अपना अलग एडवांटेज है। यहाँ पर आप रियल टाइम में फीडबैक ले सकते हो, यहाँ पर आपको रियल टाइम में फीडबैक नहीं मिलेंगे, चीज़ें होने के बाद जब डेटा आपके पास पहुँचेगा उसके बाद आप फर्दर चीज़ें कर पाओगे। अब मॉडरेट के अंदर आप ऐसा तो यानी कि भाई मास को इनवाइट कर लोगे, आप क्या करोगे भाई अलग अलग एज ग्रुप को फाइंड आउट करोगे और उसके बाद एक रूम में बैठा के डिवाइसेस वगैरह लगा के उसके ऊपर आप टेस्टिंग करोगे चीज़ों की। अनमॉडरेट में कोई भी बंदा अपने जैसे भी कंफर्टेबल होगा उसके हिसाब से कर सकता है। तो सोशल मीडिया पे कई बार सर्वे लिंक आपके पास आते हैं, कई बार आपके पास ऐप्स के लिंक भी मिल जाते हैं जो पब्लिक डोमेन में डाले जाते हैं बीटा टेस्टिंग के तौर पर। लोग उनको देखते हैं, अगर वो सब कुछ सही जमता है उसके बाद फिर वो उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो फ्लिपकार्ट ने बहुत स्मार्ट मूव लिया, उन्होंने जब ये नया वाला अपना डिज़ाइन बनाया, ठीक है, तो पहले फ्लिपकार्ट का लैंडिंग पेज आप सभी को पता होगा ऐसा नहीं आता था, वो कुछ इस थीम में दिखाई देता था ब्लू कलर की जब स्टार्ट होती थी वेबसाइट। तो इन्होंने क्या करा, होम पेज को अपने रिप्लेस करा अब से 1 साल पहले। ठीक है, और नीचे इन्होंने वहाँ पर डाल दिया पॉपअप कि भाई आपने नया जो UI है वो उसको लाइक कर रहे हैं या डिसलाइक कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल इन्होंने इसको परमानेंट कर दिया, इसलिए लाइक डिसलाइक का आपको कंट्रोल नहीं मिलेगा। तो ये लास्ट ईयर मिड तक लाइक डिसलाइक का थम्स अप थम्स डाउन अवेलेबल था। तो अगर उन्हें रेशियो देखा होगा उन्होंने कि भाई नए जो डिज़ाइन है उसको ज़्यादा लोगों ने अगर पसंद किया तो उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। अब ये डिज़ाइन लाने के पीछे का मेन चक्कर क्या था, फ्लिपकार्ट की जो वेबसाइट थी वो बेसिकली काफ़ी स्लो थी कंपैरेटिवली अमेजोन, ये फेल हो जाती थी स्पीड टेस्ट में। तो इन्होंने क्या काम किया, पहला जो पेज होता है इसको इन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट की
जिसको हम बोलते हैं रिएक्ट। हम यहाँ पर अगर जाके आपको दिखाएं इसमें, तो आपको टेक्नोलॉजी मिलेगी रिएक्ट इसके अंदर। रिएक्ट का काम क्या होता है कि जब आप पेज को स्क्रॉल करोगे, क्योंकि वर्चुअल डोम होता है, तो आप देखोगे इस वेबसाइट में राइट हैंड साइड पर कोई भी स्क्रॉलिंग नहीं है, लेकिन जब आप स्क्रॉल करोगे तो डेटा तभी लोड होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो जैसे नीचे जाएंगे नया डेटा रिक्वेस्ट हो जाएगा, आता जा रहा है ना डेटा। तो अगर मेरा पहली बार में जब रिक्वेस्ट होगा और पेज इतना बड़ा खुलेगा तो इसका लोडिंग टाइम ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा, लेकिन इन्होंने क्या करा कि जब पेज रिक्वेस्ट होगा तो यूज़र एकदम से तो नीचे पहुंचेगा नहीं, वो स्क्रॉल करके जाएगा, जब जाएगा तभी ऑन रिक्वेस्ट पर डेटा हम उसको देंगे, अदरवाइज हम उसको डेटा ही नहीं देंगे। तो इस वजह से फ्लिपकार्ट की स्पीड होगी काफ़ी फास्ट। मोबाइल के लिए इनका पेज हो गया वो हो गया रिस्पॉन्सिव, एकदम मोबाइल ऐप की तरह दिखाई देगा आपको। कहते हैं ना एकदम बढ़िया से एडजस्ट हो रहा है फ़ोन के ऊपर ये चीज़। तो ये इन्होंने अचीव किया रिएक्ट की हेल्प से। अब ये जो है आपका स्पीड टेस्ट में पास हो जाती है इनकी वेबसाइट। आगे बढ़ते हैं। तो आप सर्वे वगैरह करने के लिए क्या कर सकते हो, गूगल फॉर्म वगैरह अपने डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे आपने कई बार देखोगा यूट्यूब में, या फिर जैसे आप लोग देखते हो डिज्नी हॉटस्टार चलाते हो, तो कई बार आपका ना देखना कोई मूवी वगैरह आप देख रहे हो तो उसमें इस तरह के ना आपको सर्वे देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, इस तरह के आपको कार्ड्स वगैरह मिल जाते हैं देखते, जहाँ पर आप जाके उस पर अपना फीडबैक वगैरह दे देते हो। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं विच ऑफ दीज मूवीज हैव यू बीन ऑनलाइन वीडियो एडवर्टाइजिंग फॉर रिसेंटली। ठीक है, या फिर जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला एक हमारे पास कार्ड अवेलेबल है इसमें। ठीक है, जो हमने पहले वाला देखा, तो इस तरह के क्या होंगे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वे आते हैं। और डिज्नी हॉटस्टार में तो एक और आपको एड इस तरह से टेक अ सर्वे, वो सर्वे लेने के लिए बोलता है, फिर वो आपसे आपका ऑनलाइन शॉपिंग एक्सपीरियंस आपसे मांगता है। ठीक है, तो वहाँ पर लोग जाके अपना रिस्पॉन्स डाल के आते हैं, जिसके बेसिस पर उनको एक डेटा मिलता है। या जैसे एक सर्वे का एग्जांपल ऐसा समझे कि भाई अभी दिल्ली में इलेक्शंस हुए, ठीक है, रिजल्ट तो आ ही चुका है। बट न्यूज़ चैनल्स वाले क्या करते हैं, एक पोल बना देते हैं। अब पोल का बेनिफिट क्या रहता है कि भाई कितने लोग बीजेपी को बेसिकली लाइक कर रहे हैं, कितने लोग आपको लाइक कर रहे हैं, और उसके बेसिस पर वो एक फोरकास्ट निकालते हैं कौन सी गवर्नमेंट जो है वो जीतने वाली है। तो जैसे आप लोगों ने नोटिस किया होगा आपके व्हाट्सएप में भी एक फीचर अवेलेबल होता है, दिखाई दे रहा है पोल के नाम से। अब मान लो कि हम यहाँ पर कोई ऐसा कोई कंपटीशन वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम वर्क के ऑप्शंस डाल देते हैं भाई कौन सा वर्क लोग ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, ए बी सी डी। ठीक है, तो क्या होगा कि पोल के अंदर जाके आप अपना यहाँ से क्वेश्चन और यहाँ से आप अपने ऑप्शंस इसमें बता के आ जाओगे। इससे बेनिफिट क्या होगा कि हमें ये पता चल जाएगा भाई कितने लोग किस चीज़ को लाइक करें, उसके बेसिस पर रिजल्ट आपका एंड टू एंड डिक्लेयर हो जाएगा उस चीज़ का। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं कुछ दिखाता हूँ आपको। 708488, तो मेरे व्हाट्सएप पर मिल जाएगा मुझे, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये एक डेटा है प्रॉपर्टी का, प्लॉट नंबर 488। तो यहाँ पर मैंने एक व्हाट्सएप मैसेज सर्कुलेट किया ग्रुप के अंदर, और मैंने यहाँ पर लिखा है डियर मेंबर्स टू फाइनलाइज द टाइमलाइन फॉर कलेक्टिंग कंट्रीब्यूशंस फॉर द ग्राउंड अर्थिंग प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर मुझे 6 बोट्स रिसीव हुए करंट वीक के लिए, नेक्स्ट वीक के लिए सभी ने वोट किया ही नहीं किसी ने भी। तो क्या हो, मुझे डिसीजन लेना आसान हो गया, यानी कि मैं वन ऑन वन जाके पूछूं हाँ जी सचिन तुम तैयार हो काम कराने के लिए, हाँ जी तुम अमित तैयार हो काम कराने के लिए,
हो सकता है जब मैं जाऊँ तो वो बंदा अवेलेबल हो ना हो, तो व्हाट्सएप पर हमने क्या करा, एक पोल बना दिया। बंदे को जब टाइम होगा अपना वोट डाल देगा, उसके ऊपर काम करता, मुझे पता चल गया कितने लोग उस चीज़ के फेवर में, कितने लोग फेवर में नहीं है। तो सारे लोग जनरली जो मुझे यहाँ पर 6 वोट्स मिले फेवर में, यहाँ से नेक्स्ट वीक वाले में मुझे कोई भी नहीं मिला, हमारा काम उस हिसाब से एग्जीक्यूट हो गया। तो स्मार्ट वर्क करना चाहिए, ना कि जाके वही वाला तरीका कि एक एक करके घर घर जाओ और अपना काम करके आओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो कंपनियां हैं, ये इस तरह की कुछ कंपनीज होती हैं जो ऑनलाइन सर्वे कराती हैं। तो ये अपने खुद से एड्स बनाएंगी, और ये जैसे यूट्यूब हो गया एग्जांपल के तौर पर, या आपका स्पॉटिफाई हो गया। ठीक है, तो अलग अलग कंपनी है जिनके अपने मोबाइल्स के म्यूजिक ऐप्स आते हैं, जैसे यूट्यूब का यूट्यूब म्यूजिक हो गया, विंक म्यूजिक हो गया एयरटेल ने, लेकिन अभी तो फिलहाल वो सोल्ड आउट हो गया है एप्पल को। तो इस तरह की बहुत सारी, गामा गाना हो गया जो टाइम्स के अंडर में आता है। तो इस तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। तो हम ये अगर एक रेटिंग निकालना चाहें कि भाई कौन सा ऐप लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, तो आप इसका एक सर्वे ऐड बना के चला दोगे और लोग उसके ऊपर अपना वोट करके चले जाएंगे, और उससे आपको पता लग जाएगा भाई विनर क्लियरली कौन है, कौन सी ऐप को ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। तो सर्वे की काफ़ी डिमांड है, रेस्पॉन्सिव आपको सर्वे मिल जाते हैं, और ये आपकी स्मार्ट टीवी के ऊपर भी आपको देखने को मिलेंगे, मोबाइल फ़ोन पर मिलेंगे, डेस्कटॉप वगैरह के ऊपर भी आप इसको देख सकते हैं। बात करेंगे हम लोग यहाँ पर टाइप्स ऑफ सर्वे, किस किस तरह के सर्वे हो सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कस्टमर एक्सपीरियंस मेजरमेंट, CEM। सो कस्टमर ऑफर्ड स्कोर सर्वे, जो कि है CES। ठीक है, जिसमें आप यहाँ से उसका एक ले सकते हो। जैसे आप देखते हो कोई भी कॉल जब आप कस्टमर केयर में करते हो, तो वो लास्ट में आपको बोलता है कि आप इस कॉल को रेट कीजिएगा 1 से 10 के बीच में, ठीक है, या 1 से 5 के बीच में। तो वहाँ पर आपको बताएगी भी कि 1 सबसे बेहतर के लिए, 5 सबसे पुअर सर्विस के लिए, एग्जाम्पल के तौर पर। तो जैसे हम लोग दूसरा देख रहे हैं CSS, यानी कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्विस। ठीक है, तो यहाँ पर आर यू सेटिस्फाइड विद मी, तो यहाँ पर आप सिंपल इस तरह से देखो, 3 ही ऑप्शन है। अगर आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है तो आप इस तरह का डालेंगे, ओके तो बीच वाला होगा, और नहीं है तो फिर रेड वाला आप यहाँ पर प्रेस करेंगे। नेट प्रोमोटर स्कोर सर्विस, इसको बोलते हैं NPS, जहाँ पर आप 0 से लेकर 10 के बीच में रेटिंग करते हो। तो जैसे मान लो कि हम अगर कोई अपना ऐप वगैरह बना रहे हैं, तो हम रेटिंग लेना चाहेंगे 1 के तौर पे, यानी कि CS कस्टमर अफोर्ड स्कोर के बीच में, कि भाई यहाँ से 1 बहुत अच्छा है, 7 जो बहुत डिफिकल्ट है। तो जैसे अगर कोई ऐसा CS दिया जाए कंटेंट डिलाइट के लिए, तो मैं उसको बोलूँगा वो 5 पर रैंक करता है। उसके अंदर बहुत सारी इंप्रूवमेंट है जो की जा सकती है एज पर UX एक्सपीरियंस। फिर आता है क्लोज एंड क्वेश्चंस फॉर क्वांटिटेटिव रिसर्च। फिर आता है ओपन एंड क्वेश्चंस फॉर क्वांटिटेटिव यूजर रिसर्च। इसमें फॉर्म बनते हैं प्रॉपर। ठीक है, तो इससे आपको यूजर से ज़्यादा बिना इनपुट लिए सीधे सीधे वो टैप करेगा, खत्म करेगा अपना, मुझे स्कोर पता चल जाएगा कितने लोग सेटिस्फाई हैं, कितने लोग सेटिस्फाई नहीं है। तो जब भी आप कभी ऐसी कॉल वगैरह करते हो ना, तो अपना सर्वे जरूर दिया करो। हम लोग क्या करते हैं कि भाई हमें पता है कि जैसे सर्वे कॉल जाएगा, हम कॉल डिस्कनेक्ट करें, टाइम बचाओ, क्या करना हमें करके, बहुत नहीं करना चाहिए। सर्वे जरूर करना चाहिए हमें। सर्वे जब आप करते हो तभी आपका जो IVR होता है ना, IVR क्यों बनाया गया, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, एक बंदे को बैठाया गया एक डेस्क के ऊपर, और उसके पास कॉल्स पहुंच रही हैं बहुत सारी, फिर वो कहता है भी मुझे सेल्स में कनेक्ट कर दो, मुझे एडमिन में कनेक्ट कर दो, मुझे हेड से कनेक्ट करा दो, मुझे काउंसलर से कनेक्ट करा दो, बेचारा लाइन ही डाइवर्ट करता रहेगा बैठ के, है ना। तो इसलिए बना IVR कहता है ऑटोमेशन सिस्टम होता है। जो नंबर डिजायर्ड आप प्रेस करोगे 1 से लेके 9 के बीच में, उसी पर आपकी कॉल जो है वो राउट हो जाती है। तो IVR में एक नंबर रहता है 9। भाई अगर हो सकता है तुम्हारा जो प्रॉब्लम है वो ऐसा है कि जो IVR के नंबरों में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो लास्ट में आपको जाके बोलेगा भाई अगर आप हमारे ग्राहक सेवा प्रतिनिधि से बात करना चाहते हो तो ये नंबर तुम्हारे, ठीक है। फिर 9 पे जाके आपका वो कनेक्ट होगा। अब जिनको पता है IVR का प्रोसेस, तो मुझे कभी 1 2 3 4 सुनना ही नहीं पड़ता, मैंने याद कर रखा है। सीधे कॉल 1 to 1 एयरटेल, और सीधे अपना याद कर लो किसका क्या है। जैसे मुझे एयरटेल में जाना है, प्रीपेड का अलग होता है, पोस्टपेड का IVR अलग है। सीधे 1 to 1 डायल, सीधे लैंग्वेज सिलेक्शन 1, सीधे उसके बाद में IVR का नंबर 9, खत्म, सीधे आपकी कॉल लैंड हो जाएगी उसके ऊपर। अब ये IVR बनाने के 2 काम है, एक तो सही जगह पर बंदा लैंड हो, दूसरा बंदे को ला के रखो IVR के अंदर, तब तक बंदा फ्री होगा आगे वाला। नहीं तो क्या है, आपका जो वेटिंग टाइम है वो है 5 मिनट, आपका वेटिंग टाइम अब 4 मिनट है, तो वो उस टाइम से आप बच जाते हो। तो जनरली बहुत सारी जगह पर बैंकिंग वगैरह में जब आप लोग कस्टमर केयर में कॉल करते हैं तो वहाँ पर वेटिंग टाइम आता है, क्योंकि प्रॉब्लम वाले लोग बहुत सारे हैं।
इसका एक बहुत अच्छा ऑप्शन निकाला कुछ कंपनीज ने। उन्होंने क्या बोला कि भाई आप 5 मिनट का भी इंतजार मत करो, क्यों करना, आप ये दर्ज करके आ जाओ एक दबा के भी मुझे कॉल बैक करो जब तुम फ्री हो। वो सबसे बढ़िया है। जैसे वो फ्री होगा तुरंत आपकी कॉल बैक ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएगी, जैसे वो स्लॉट उसका फ्री होगा बंदे का। तो CSAT कस्टमर सेटिस्फेक्शन आपको मिल जाएगा, CES कस्टमर एफर्ट स्कोर मिल जाएगा, NPS नेट प्रोमोटर स्कोर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। टू मेजर कस्टमर लॉयल्टी, भाई आप वुड यू रिकमेंड अस, तो आप यहाँ से बोलोगे 10, तो यानी कि भाई बहुत अच्छा है, ठीक है। आप किसी को रिकमेंड नहीं कर रहे हो तो आप यहाँ से 0, 1, 2 के बीच में रेट करके आ रहे हो, तो यानी कि इन्हें ये पता चलेगा कि भाई हमें अपनी सर्विसेज को और बेटर बनाने की ज़रूरत है। अब जैसे ओला उबर, ठीक है, ये टैक्सी सर्विस मार्केट में है, इन्होंने इस डोमेन में बहुत अच्छा काम किया। ओला को ये बहुत क्लियरली पता चल चुका है कि कमिंग टाइम में वो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाएगा, तो उसने क्या काम करा, भाई ईवी का मार्केट चल रहा है तो उन्होंने अपना ईवी स्कूटर लॉन्च कर दिया, S1 Pro, S, इन्होंने एयर, इस तरह से अलग अलग अपने वेरिएंट लॉन्च किए। अब इन्होंने एक बहुत बड़ा सेटअप करा जहाँ से ये सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर होके आ रही हैं, है तो पूरा चाइनीज़ ही, हमें भी पता है, असेंबलिंग होती है वहाँ पर, बनता कुछ नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो ओला इलेक्ट्रिक एरियल व्यू, तो ये है ओला की जो फैक्ट्री है जो कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं, और ये वीडियो कितने साल पुराना है, 2 साल पुराना हम लोग देख रहे हैं। And I'm here today at Ola. तो यहाँ पर आप देखेंगे सारी No चीज़ें, danger of it doing damage to ये our इनकी cells. बैटरी वगैरह है। We've again got a pick. तो ये इस तरह की ना 2 बैटरी डली होती हैं इसके अंदर, Can स्कूटी place के operation. जो सेशी होता है, जो नीचे का पार्ट होता है। Here we've now got the black extra, and which is kind of clear. They तो definitely ये need more. पूरा फैक्ट्री बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा, हाँ ये इतना बड़ा है ओला का, जहाँ पर ये पूरा का पूरा ऑटोमेशन है, मतलब इनके यहाँ पर वर्कर्स कम है, सारे के सारे रोबोट्स हैं जो बना रहे हैं, असेंबल कर रहे हैं, इसी वजह से पूरी इंडिया में डिलीवरी दे पा रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर सारा काम ऑटोमेशन है, ठीक है। वर्कर्स है बहुत लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ये जो पूरा एरिया इन्होंने एक्वायर किया, तो बहुत बड़ा, यहाँ से जो जंगल वाला एरिया यहाँ से ख़त्म किया गया। अब कार्बन इमिशन ना हो तो इन्होंने पूरा का पूरा जो इसका रूफ टॉप है वो सोलर से बनाया है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी कहीं से भी नहीं है कनेक्शन, सारा कुछ सोलर से चल रहा है, पूरा का पूरा सिस्टम। Very rocky area, and there is a 2-acre forest plant right in the 2 एकड़ का फॉरेस्ट प्लान, center of the factory, or I think 2 or 4 acres, and they plan to take the roof out. So my suggestion to them would have been to use a glass panel instead of a roof, so that the oxygen remains inside the factory premises. They can probably have some very neat single port design, but there is some criticism that the wheelbase is too long, and that is तो ये देख रहे हैं इस तरह का कुछ है इसका। सी तो बहुत यंग है इसके, ये तो किसने एक अपना वीडियो बना के डाला आपने उसके ऊपर, जस्ट सिंपल। इसका अगर मैं आपको एक ये दिखाऊं, इसका जो इसका मॉडल है वो ये है, ये देख सकते हैं, ये इनके डिलीवरी कंटेनर वगैरह है, ये पूरा इनका फैक्ट्री एरिया है इस तरह से, ठीक है। तो काफ़ी पहले की ये हम लोग पोस्ट वगैरह देख रहे हैं। एनीवेज, तो इन्होंने क्या करा, हम इसका थोड़ा सा केस स्टडी जल्दी से समझ लेते हैं। तो इन्होंने मार्केट को टारगेट करने के लिए ईवी स्कूटर्स लॉन्च किए। हमें पता है ओला का स्कूटर्स का थोड़ा फेलियर था, आते ही उसमें तमाम प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हुए। फ्रंट सस्पेंशन काफ़ी पुअर था उनका, मतलब सपोर्ट एक साइड से था, जैसे स्कूटी होता है ना, तो उसमें हब एक साइड होता है, दूसरी साइड आपका ब्लैंक होता है। तो स्कूटी का जो स्टेबिलिटी होता है कम क्यों होता है, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ही है, क्योंकि आप देखते हो बाइक्स गिरती है तो अच्छी खासी चोट लगती है, नहीं तो जल्दी से गिरती नहीं है बाइक। स्कूटी में अगर हल्का सा टक्कर लगता है, सबसे पहले डिसबैलेंस होती है पीछे से ही होती है, क्योंकि वेट सारा पीछे होता है,
ठीक है, और जो इंजन होता है वो एक साइड पर होता है ना। तो राइट हैंड साइड पर रखने का रीज़न क्या है, उन्होंने लेफ्ट हैंड साइड पर इंजन क्यों नहीं लगाया स्कूटर के अंदर। राइट हैंड साइड पर रखने का सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि हमारा जो बॉडी है, ठीक है, या इसको ऐसा समझो सिस्टम को कि जैसे मैं बोलता हूँ कि इंडिया में अगर 100 लोग हैं तो 95 लोग जो हैं 100 में से वो राइट हैंड साइड ही है। तो आपका जो लोड बेयरिंग जो कैपेसिटी होता है राइट हैंड साइड पर काफ़ी अच्छा खासा होता है, ठीक है। नोटिस करना ज़्यादातर गिरने वाले उसमें पैटर्न में लोग लेफ्ट में गिरते हैं, राइट में कम गिरते हैं। एक्सीडेंट नोटिस करके देखना कभी, ठीक है। लेफ्ट की तरफ सबसे पहले गिरेंगे, राइट की तरफ बंदा नहीं गिर रहा होगा, जबकि वेट उधर ही है, लेकिन गिरेगा वो अपोजिट साइड में। फिजिक्स है ये, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, आप सबसे पहले एक्शन में कौन सी चीज़ पहले लेके आते हो, उधर की तरफ आप गिरोगे। जब आप बाइक चला रहे हो तो आपका पता है ये वाला पैर जो है राइट हैंड साइड वाला मेरा ब्रेकिंग में रिजर्व है, लेफ्ट वाला फिर आप उसी को निकालोगे सबसे पहले बाहर। तो इन्होंने क्या करा, स्कूटीज वगैरह बनाई, लॉन्च की मार्केट के अंदर, और बहुत जल्दी इनके प्रोडक्ट फेलियर, इनके बैटरीज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेलियर, और पूरी पूरी बर्न आउट हो गई इनकी स्कूटीज, बहुत जगह पर आपने देखा जल गई। अब यहाँ पर बहुत सारी कमियाँ जो है वो एंड यूज़र की भी है कि प्रोडक्ट तो ले लिया लेकिन प्रॉपर नॉलेज नहीं है, या ये कह लो कि कंपनी ने अगर गाइडलाइन दी तो उसको हमने ध्यान से फॉलो नहीं किया। हुआ क्या, जैसे आप देखते हो फ़ोन जब खरीद के लाते हैं तो उसके अंदर कुछ पुस्तकें निकलती हैं छोटी छोटी, उसमें से कोई नहीं खोल के देखता उसका मैनुअल जो होता है, यूज़र मैनुअल, हर किसी चीज़ के अंदर एक यूज़र मैनुअल जरूर दिया होता है, ठीक है। तो जैसे घर के अंदर आप अगर रेफ्रिजरेटर लेके आ रहे हो तो उसका भी यूज़र मैनुअल है। अब कुछ लोगों के घर में फ्रिज ब्लास्ट कर जाते हैं, फट जाते हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है, भाई कंपनी ने क्लियरली मैनुअल के अंदर लिखा हुआ है। अब लोग क्या करते हैं, फ्रिज का जो बैक होता है ना बड़ा अगली सा होता है, वो किसी को दिखाने लायक तो होता नहीं है, तो उसको बिल्कुल दीवार की तरफ घुसा देते हैं, ठीक है। अब वही हो जाती है उसकी गड़बड़। कंपनी कहती है कम से कम 1 फीट का चारों तरफ से गैप होना चाहिए एयर वेंटिलेशन के लिए। अब वेंटिलेशन होगा नहीं तो क्या होगा, पीछे वो कंप्रेसर हीट हो जाता है, और हीट होने के बाद क्या होता है, एक ऐसे टेम्परेचर पहुंच जाएगा जब वो फटेगा। क्योंकि ध्यान रखना, जितना वो गैस को कंप्रेस करेगा उतना कंप्रेसर का टेम्परेचर बढ़ेगा। इस जस्ट सिंपल एज समझो फ्रिक्शन हो रहा है, ठीक है, वो टेम्परेचर उसका बढ़ता जाएगा और एक टाइम पर आके वो ब्लास्ट कर जाता है। इसलिए कहते हैं कि आगे पीछे कम से कम ज़्यादा नहीं तो 6 इंच का गैप तो उसको दो, कम से कम हवा तो निकले वहाँ से। क्योंकि अब जो मॉडर्न फ्रिज आ गए वो सबसे ज़्यादा फटते हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है कि वो आगे से भी एकदम पैक होते हैं, पीछे से भी एकदम पैक होते हैं। जो पुराने टाइम के रेफ्रिजरेटर आते थे उसके पीछे कॉइल होती थी जो उसको ठंडा रखती थी। लोगों ने बोला भाई ये देखने में अच्छे नहीं लगते, कहीं हम उसको ड्राइंग रूम वगैरह में नहीं लगा सकते, इसका लुक एंड फील बहुत अच्छा नहीं है, तो कंपनी क्या करा, पैक वाला बना दिया, ठीक है। अब पैक वाले के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि उसके अंदर इनफ स्पेस नहीं है वेंटिलेशन का, जिसकी वजह से वो सबसे ज़्यादा ब्लास्ट होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, एसी का कंप्रेसर हो, कंप्रेसर जहाँ भी होगा, अगर वो सही एनवायरनमेंट में ऑपरेट नहीं किया जाएगा तो फटेगा ही फटेगा, ठीक है। जैसे देखते हो ना गर्मियों के टाइम में टेम्परेचर रेज होता है तो क्या होता है, एसी के आउटडोर कंप्रेसर फट जाते हैं, इंडोर मेल्ट डाउन हो जाते हैं। होता है गैस के पीछे कि भाई या तो उसके अंदर गैस नहीं थी और आप चलाए जा रहे हो, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, दूसरा कि एसी की टाइमली सर्विस नहीं है, कॉइल्स चौक हो रखी है, सब कुछ ठीक था, लेकिन कंप्रेसर तब फटेगा जब कॉइल के अंदर आपका सही से गैस सर्कुलेट नहीं होगा। तो आपको समझ जाना चाहिए उन सब चीज़ों को देख के उस तरह से। तो ओला ने अभी इतने फेलियर होने के बाद भी ये एक सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी बनी हुई है। लास्ट मंथ की सेल्स की हम लोग बात करते हैं इसकी, इसके आंकड़े आएंगे कहीं ना कहीं जहाँ पर इसके साथ बड़े पुअर से रिजल्ट हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। अब तो सब बन गए इसके, जैसे टीवीएस है, टीवीएस ने एक बहुत बढ़िया अपना अपडेट निकाला है। टीवीएस का एक आता है आई क्यूब, ठीक है। ये इसका एक इलेक्ट्रिक अपग्रेड आया, ठीक है, मकर संक्रांति,
ठीक है, तो आई क्यू एस एंड आई क्यू एस टी सबके अंदर मतलब अलग अलग कैपेसिटी है। जैसे आप यहाँ देखोगे तो इसमें 5.1 के डब्ल्यू एच किलोवाट पर आवर की बैटरी है इसके अंदर। इसके अंदर आपकी 3.4 किलोवाट पर आवर की बैटरी है। इसके अंदर 2.2 एंड 3.4 दोनों के ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। जैसे इसमें 75 का रेंज है, इसके अंदर आपका 100 किलोमीटर का रेंज है। 5 पॉइंट इसमें जाएंगे तो 150 किलोमीटर का आपके पास रेंज अवेलेबल हो जाएगा। चार्जिंग टाइम आपका इतना है समथिंग है इसके अंदर। तो टी ने अपना जो मार्केट में उन्होंने एक अच्छा खासा नेम अपना बनाया हुआ है, तो उन्होंने अपना इलेक्ट्रिक लॉन्च किया। बजाज चेतक ने भी अपना ईवी लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, इनका भी इलेक्ट्रिक आ चुका है मार्केट के अंदर। ठीक है, एथर का भी है, एथर भी अच्छा ब्रांड है। इसका भी इलेक्ट्रिक स्कूटर आता है। तो इलेक्ट्रिक होने से बेनिफिट क्या हुआ, सबसे बड़ा चीज़ जो कि गियर बेस्ड व्हीकल्स में नहीं है कि भाई आपका रिवर्स गियर भी आता है इसमें। तो रिवर्स गियर आपको मिल जाता है, जिससे आप जैसे कहीं पर स्लोप वगैरह पर हो, या जैसे एक आपका टूटा फूटा ऑफ रोड है, तो आपको ना व्हीकल को लेफ्ट राइट मूव करने में दिक्कत आती है, तो बहुत इजीली आप रिवर्स गियर इंगेज करके फटाफट से निकल सकते हो। ठीक है, तो जो ईवी के अंदर से सबसे ज़्यादा पैसा कमा के निकल गई कंपनी, तो एक माइक्रोमैक्स कंपनी आती थी, नाम सुना होगा, फोन्स। तो उसके जो फाउंडर थे उन्होंने माइक्रोमैक्स को बंद किया और उन्होंने बना दी रिवोल्ट कंपनी। ठीक है, इसकी बाइक्स काफ़ी चली मार्केट में, अब तो इतना नाम नहीं रहा, पहले प्रीतिदार के कॉर्नर पे इसका शोरूम भी था। ठीक है, तो ये इनकी बाइक्स आती हैं इस तरह से अलग अलग। ठीक है, जैसे RV 400 1,18,000, 1,03,000, 84, 99 इस तरह से, और सभी के अंदर अपनी अलग अलग रेंज वगैरह आपको मिल जाती है इसके अंदर देखने के लिए। तो इन्होंने बहुत अच्छा मार्केट में कमाया, लेकिन अगेन प्रॉब्लम जो थी इस सब चीज़ों के अंदर कि ज़्यादातर कंपोनेंट्स इंपोर्टेड होने की वजह से यहाँ पर मैन्युफैक्चर नहीं हो रहे थे, तो बड़ी दिक्कत है। जैसे कि मान लो आपकी जो ये चेन होती है, तो ये चेन वाली भी होती है, किसी में आपको बेल्ट वाली भी देखने के लिए मिलेंगी, किसी में आपको शाफ्ट वाली भी देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, तो शाफ्ट बेस्ड जो होती हैं आपकी बाइक्स जनरली स्पोर्ट्स में आती है। तो ये ऑटोमोबाइल के अंदर ये भी एक यूजर एक्सपीरियंस है, जो मैं तीनों चीज़ों का कंपेयर बता रहा हूँ। जैसे स्कूटी आप लोग चलाते हो बेल्ट बेस्ड होता है, बाइक जो होती है चेन बेस्ड होती है, स्पोर्ट्स बाइक जो होती है वो शाफ्ट बेस्ड होती है। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, बेल्ट के टूटने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं अगर उसकी सही कंडीशन नहीं होगी। ठीक है, ड्राई हो जाएगी, टूट जाएगी। चेन क्या होती है, जब आप झटके से कई बार एक्सेलरेट करते हो तब टूटती है, लेकिन पुरानी होने के बाद, क्योंकि देखते हो बाइक के अंदर चेन टाइट की जाती है हर सर्विस पर, और एक पॉइंट पर पहुंचे बाद वो कहते हैं भाई इसका टाइम पूरा, चेन बदलने का टाइम आ गया। जो जुगाड़ू लोग होते हैं कहते हैं चेन की कड़ियाँ निकालते हैं और वापस उसको छोटा कर लेते हैं। अब ऐसे केस में बहुत रिस्क बढ़ जाता है कि आप सपोज करो क्रूज कर रहे हो 80+ की स्पीड पर, चेन टूट गई, तो चेन नीचे से निकल के पूरा फाड़ देगी, सीट के नीचे से सबको आपको ही चीर देगी, बड़ी खतरनाक होती है चेन। ठीक है, स्कूटी की बेल्ट जो होती है वो अंदर होती है, आपको कोई रिस्क नहीं है, आप सेफ हो उसके अंदर, टूटेगी तो उसके अंदर ही रहेगी। हो सकते हैं एकदम से वेट जाएगा तो आपको ट्रैक्शन लूज करने पर आपको पता चलेगा। अब जैसे ये होंडा की एक बाइक आती है, ठीक है, गोल्ड विंग के नाम से, 35 लाख प्लस की बाइक है ये। ठीक है, अब इसके अंदर जो इन्होंने सिस्टम दिया, चेन वाला सिस्टम दिया, क्योंकि बहुत हैवी बाइक है, V8 इंजन इसमें लगा हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आता है, आपका शाफ्ट बेस्ड ड्राइव मिलेगी आपको। शाफ्ट से मतलब मैं आपको इसको आसान कर देता हूँ, जैसे आपने देखोगे ऑटो वगैरह चल रहे होते हैं तो पीछे रॉड रोटेट हो रही होती है, या जैसे जो आप देखते हो ट्रक वगैरह बस वगैरह, तो उसके नीचे एक शाफ्ट होती है रियर एक्सल पर, वो रोटेट होती है। इसमें क्या होता है कि आपका जो एनर्जी जो होता है वो लॉस कम होता है। आपका इधर आपने इंजन को रेव किया, पूरी पावर सीधा शाफ्ट के थ्रू आपके व्हील में ट्रांसफर कर दी जाती है। चेन में
एनर्जी को पहुंचने तक थोड़ा टाइम लगता है, डिले होता है, ठीक है। बेल्ट में आपका सब कुछ सही रहेगा बेल्ट, लेकिन वियर टियर बेल्ट का सबसे ज़्यादा होता है, बहुत जल्दी ख़राब होती है बेल्ट। आपने देखना चेन आपको शायद पूरे 15 साल में शायद हो सकता है 3 से 4 बार 1 लाख किलोमीटर में चेंज करानी पड़े, लेकिन बेल्ट कई बार करानी पड़ जाती है आपको, लेकिन बेल्ट जल्दी टूटती है। तो बेल्ट की प्रॉपर ऑयलिंग ग्रीसिंग होती है, वो टाइमली कराते रहो, मॉइस्चराइज रखोगे तो सही रहेगी, अदरवाइज ख़राब हो जाती है आपकी। तो स्पोर्ट्स बाइक जनरली जितनी भी अच्छी अच्छी बनी है उनके अंदर यही सारा शाफ्ट बेस्ड सिस्टम दिया जाता है। ये देखोगे आप यहाँ पर आपको एक पाइप फॉर्म में आपको चीज़ मिलेगी देखने के लिए, ये आप यहाँ देखें ध्यान से, ये दिखाई दे रहा है पूरा हब, ये शाफ्ट है इसके अंदर, ठीक है, ताकि बिल्कुल भी पावर का लॉस ना हो किसी भी तरह का। दिस इज कॉल्ड शाफ्ट। तो पता था पहले से बहुत अच्छा, लेकिन अब आपको एक नई चीज़ पता चली बाइक के अंदर कि ये भी चीज़ आती है। तो आप जब लेने जाओ तो आपको पूछ लेना चाहिए भी शाफ्ट में क्या है, ठीक है। चलिए वापस आते हैं अपने इसके अंदर। तो और क्या तरीका हो सकते हैं, लास्ट वाले जो 2 ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं इसके लिए आपको बनाने होते हैं अपने गूगल फॉर्म्स। आप गूगल फॉर्म बनाइए और उसके अंदर बेसिकली आप इनको यूज कर सकते हो, जैसे इस तरह से, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, एक यूएक्स सर्वे फॉर्म है, रिसर्च पर्पस फॉर ट्रांसपोर्टेशन, जो कि हमने बस सीजी का प्रोजेक्ट देखा। तो पहली चीज़ हम सामने वाले बंदे का जेंडर पता करें, इससे हमें ये फोरकास्ट मिलेगा कि कितने मेल और कितने फीमेल हैं जो बेसिकली ट्रैवल कर रहे हैं डेली, ठीक है, ऑफिस वगैरह के लिए। उनका ऑक्यूपेशन क्या है, व्यवसाय क्या है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, सैलरीड है, प्राइवेट जॉब है, क्या है बेसिकली, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट, हाउ डू कम्यूट टू योर ऑफिस, वो बस से जाते हैं, अपने खुद के ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं या क्या यूज़ करते हैं उसके बेसिस पर, ठीक है। तो जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जैसे कि बस और ट्रेन, मतलब मेट्रो एग्जांपल के तौर पर, ठीक है, और या फिर अपने खुद के व्हीकल से बाइक और मे बी कार, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या फिर यूजिंग ओला और ऊबर या फिर रैपिडो। तो ये हमें पता चल जाएगा लोग क्या यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हाउ फ्रिक्वेंटली डू यू कम्यूट योर ऑफिस बाय यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, मोस्टली ओकेजनली। ओकेजनली मतलब कि भाई हमें पता है कि मेरे व्हीकल में कुछ फेलियर हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, तो मैं जा रहा हूँ, या फिर मैं रेगुलरली, जैसे गुड़गांव जाने वाला बंदा है वो डेली अपनी कार या बाइक से नहीं जा सकता, थक जाता है बंदा वहाँ तक जाने में, ट्रैफिक इतना मिलता है ना, तो वो क्या प्रेफर करेगा, वो मेट्रो को प्रेफर करेगा। या फिर एक ऐसी सर्विस वो चाहेगा कि भाई वो आराम से बैठे 1 घंटा 2 घंटा, उस 1 घंटे 2 घंटे को अपना प्रोडक्टिव बनाए, कुछ काम कर ले या फिर अपना रेस्ट कर ले। तो जनरली जो मॉर्निंग शटल यहाँ से चलते हैं, अर्ली मॉर्निंग यहाँ से शटल गुड़गांव के लिए स्टार्ट होते हैं, तो लोग क्या करते हैं, बैठ के अपना सो जाते हैं, 2 घंटे नींद पूरी करो, जब तक गुड़गांव आएगा आराम से टेंशन फ्री होकर बैठो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर द मेन चैलेंजेस यू फेस ड्यूरिंग योर डेली ऑफिस कम्यूट, तो वो यहाँ पर आप लिख सकते हो, ठीक है। हैव यू एवर वेटेड फॉर बस और ट्रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम व्हेन कम्यूटिंग टू योर ऑफिस, तो दिल्ली मेट्रो के अंदर बड़ा प्रॉब्लम आता है, कई बार आपकी मेट्रो जैसे यमुना बैंक पहुँच गई, 10 मिनट तक खड़ी है, कुछ फेलियर हो गया, नेटवर्क का इशू हो गया, टेक्निकल फेलियर है, ठीक है, और यहाँ तो आपका टाइम चल रहा है, आप लेट हो ही रहे हो, जितना आप लेट हो गए, जितनी देर मेट्रो खड़ी रहेगी उतने लोग उस पर चढ़ते रहेंगे, ठीक है, वो ओवरलोड हो जाती है। नेक्स्ट, do you find hard to travel to your office because of insufficient routes and high traffic during peak, ठीक है। और ये चीज़ आ गई। नेक्स्ट, डू यू नो एनी प्राइवेट बस कम्यूट फॉर ऑफिस ट्रैवल, जैसे कि मैंने आपको ओला उबर का शटल सर्विस बताया, जो कि आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा इन डिमांड है, ठीक है। हाउ comfort do you find when you travel to your office during peak hours either in public transport or in on vehicle। अब देखो अगर आप खुद सेल्फ ड्राइव कर रहे हो तो आप अपनी गाड़ी के अंदर क्लच ब्रेक गियर शिफ्ट करते करते थक जाओगे, ठीक है, और अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हो तो हो सकता है आपको सीट ही ना मिले, अगर मिल गई है तो लोग इतने ज़्यादा भरे हुए उसके अंदर कि आप सफोकेटेड हो रखे हो उसके अंदर, बिल्कुल सफोकेटेड, एयर वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, ठीक है, इस तरह के आपके साथ चैलेंजेस वगैरह हो सकते हैं। तो ये जितने भी आपके सिनेरियो हो सकते हैं वो आप अपना एक फॉर्म बनाइए, उसको लाइव कर सकते हैं आप, ठीक है। दूसरा क्या है, विच फैक्टर इन्फ्लुएंस योर चॉइस फॉर चूजिंग प्राइवेट कम्यूटर और ओवर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो भाई सीधी सी बात है, कॉस्ट हो सकता है, कंफर्ट हो सकता है, ऑन टाइम राइड्स हो सकता है, कन्वीनियंस हो सकता है, क्या हो सकता है। तो भाई यहाँ पर देखो एक चीज़ होगी कंफर्ट, ठीक है, बंदे को कंफर्ट से भी बस के अंदर अगर 60 सीट है तो 60 लोग बैठे हो, खड़े होके ना जाए कोई उसके अंदर,
दूसरा कन्वीनियंस लोग देखेंगे, तीसरा ऑन टाइम राइड हो सकती है। कॉस्ट तो उतनी नहीं होगी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की होगी, अभी आपको ये लगे भी कॉस्ट बहुत कम है, वो तो नहीं मिलने वाला है। बट हमने डाला कि हो सकता है किसी के लिए कॉस्ट एक फैक्टर हो, बट कॉस्ट के चांसेस ना के बराबर है। क्योंकि जब आप ओला उबर में चलते हो तो ये सीधी सी बात है, आप अकेले जाओ या उसके अंदर अपनी फैमिली को लेके जाओ, पे तो पूरी कैब का कर रहे हो ना। या फिर उन्होंने इसके लिए क्या होना, एक ऊबर गो करके एक उन्होंने बनाया, तो उसमें क्या होता है, या लाइट करके एक उनका आता है जिसमें सीट शेयर होती है। आप छोटी गाड़ी जो आप लेते हो, बिला बिला तो एक प्रॉपर प्राइवेट हो गया। हम बात करें इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में जो आपकी येलो नंबर प्लेट कार्स होती है, तो ओला उबर के अंदर भी आप सीट्स को शेयर कर सकते हो। जैसे भी आपका बजट ज़्यादा नहीं है पे करने का, तो आप 100-150 रुपये पे करो, और उसमें वो क्या करेगा, जगह जगह से सवारियाँ पिक करते जाएगा और ड्रॉप करते हो जाएगा, इस तरह से। लेकिन अगर आप ज़्यादा पे करोगे तो सीधे ए पॉइंट से उठाएगा और बी पॉइंट पर आपको ड्रॉप कर देगा। ठीक है, अब जैसे आपको यहाँ से द्वारका जाना है, आपको लग रहा है कि यहाँ पर मीटर में या उसमें गूगल उसमें दिखा रहा है एप्लीकेशन में भी 1000 रुपीज़ चार्ज होगा फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हो कि 1000 रुपीज़ ना हो, ये आपका 250 रुपये हो जाए, तो उसके अंदर आप लाइट या फिर गो सर्विस जो होती है वो बुक कर सकते हो। एक में लाइट एक में गो, इस तरह से आपको मिलेगा ऊबर गो, तो सीट आपकी सेल हो जाएंगी। और कई बार ऐसा होता है लकीली कि आपको हो सकता है कि 250 रुपये ही पे करने में कोई ले ही ना उस कैब को, बुक ही ना करे, तो आप उतने रुपये में पहुंच जाओगे रिस्क लेके। तो इस तरह का फीचर होता है। तो जैसे हम लोग यहाँ अगर सर्च करें ऊबर गो, तो यहाँ से क्या है, ऑफिशियली द चीपेस्ट राइड इन टाउन। तो अगर आप खाली प्रीमियम बुक करते हो या नॉर्मल बुक करोगे तो आपको पूरा का पूरा टैक्सी का पे करना पड़ेगा, लेकिन गो के अंदर आप एक सीट का पे करते हो। नेक्स्ट है, वुड यू प्रेफर अ सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल फॉर बुकिंग बसेस रेगुलरली और अ पे एज यू गो अप्रोच। ठीक है, तो मंथली सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो डेफिनेटली आपको सस्ता पड़ेगा। जैसे जो लोग ट्रेन में डेली ट्रैवल करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एमएसटी। ठीक है, जो कि आपका दिल्ली बस का भी आता है, आप डीटीसी का भी आप एमएसटी बनवा सकते हो, तो आपका जो फेयर होता है वो आधा हो जाता है। ठीक है, पूरे मंथ का एक ही पास बन जाता है, बस हर बार उसको दिखाइए, काम खत्म। ठीक है, तो आप पर्टिकुलर रूट का भी ले सकते हो, पूरी दिल्ली का भी बनवा सकते हो। ठीक है, किसी भी बस में जाके बन जाता है। और जो एमएसटी होता है वो पर्टिकुलर डिपो से बनता है, जैसे यहाँ हसनपुर डिपो हो गया, तो यहाँ से बनवा सकते हो। नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अ प्राइवेट बस बुकिंग ऐप फॉर ऑफिस कम्यूट, ये क्वेश्चन है। व्हाट एडिशनल फीचर्स वुड यू लाइक टू सी इफ देयर इज एन ऐप फॉर प्राइवेट बस बुकिंग फॉर ऑफिस कम्यूट्स, हाउ लाइकली आर यू टू स्विच फ्रॉम योर करंट मोड टू ट्रांसपोर्टेशन टू यूजिंग अ प्राइवेट बस बुकिंग ऐप। तो इस तरह के अलग अलग इसके अंदर आप चॉइसेस डालिए। ठीक है, इफ़ यू डोंट प्रेफर प्लीज़ एक्सप्लेन इट, भी क्यों प्रेफर नहीं करना चाह रहे हैं आप ऐप को। ठीक है, तो वो आप अपना रीज़न यहाँ दे सकते हो। तो ये चीज़ें किस में आती है, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस फॉर क्वांटिटिव रिसर्च या ओपन एंडेड क्वेश्चंस फॉर क्वालिटिव यूजर रिसर्च। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अपने हिसाब से गूगल फॉर्म वगैरह बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि भाई हमारे पास इस तरह से आपका जो फॉर्म होगा उसके रेस्पॉन्सेज आपको मिल जाएंगे, जिनके रिजल्ट आप यहाँ पर देख सकते हो कि जेंडर जो है, ठीक है, मेल फीमेल, तो यहाँ पर 90% जो लोग हैं वो कौन है, मेल है, जिन्होंने फॉर्म फिल किया। एक आपको ये पता चल गया सभी के प्रोफाइल क्या है, जैसे कोई कॉर्पोरेट ट्रेनर है, कोई यूएक्स डिज़ाइनर है, कोई आर्किटेक्ट है, कोई डिज़ाइनर, कोई बीओडीएस डेवलपर है, डिफरेंट टाइप। हाउ डू यू कम्यूट योर ऑफिस, तो यहाँ पर मैं 10 रिस्पॉन्सिबल है जिसमें मिले जुले रिजल्ट है। 20% लोग ये कह रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बस और ट्रेन का यूज़ करते हैं। 70% लोग कह रहे हैं कि वो बाइक या फिर अपनी कार का यूज़ करते हैं। 10% लोग जो हैं वो ओला और ऊबर या फिर रैपिडो का यूज़ करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर आप देखोगे कि भाई व्हाट आर द मेन चैलेंजेस यू फेस ड्यूरिंग योर डेली ऑफिस कम्यूट, जैसे ट्रैफिक वेरी क्राउडेड ट्रैफिक, क्राउड ड्यूरेशन एंड टाइमिंग, ऑन टाइम पिकअप डिले, ट्रैफिक एंड डिफिकल्ट सिचुएशन। तो इस तरह से लोगों ने अपने अपने रीजन्स उसमें मैनुअली टाइप करके डाले हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास पूरा एक डेटा आ चुका होता है जिसके बेसिस पर आप फर्दर आगे की प्लानिंग करते हो अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो ये फॉर्म जरूर बनने चाहिए। तो जैसे कि हम अपने डीएम के अंदर अगर बात करते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग प्लान।
एग्जाम्पल के तौर पर। तो यहाँ पर आप जब किसी से मीटिंग के लिए जाते हैं तो प्रॉपर एक एक चीज़ यहाँ पर आप फिल करके लेके आते हैं इसके अंदर, ताकि ऐसा ना हो कि भाई मेरी आपसे मीटिंग चल रही है वन ऑन वन और कोई पॉइंट हम लोग मिस कर गए उसमें, फिर आपको याद ही नहीं आ रहा। एक मीटिंग करने के बाद आके आप किसी बिजी पर्सन का, एक बिजनेसमैन का, आप उसको दोबारा कॉल करके पूछे सर आपने ये क्या बताया था, तो बड़ा अनप्रोफेशनल सा साउंड करता है। तो क्या होता है कि आप बात करते रहिए और अपने जो रिमार्क्स है वो टाइप करते जाइए साथ साथ, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको एक प्लानिंग करने में आसानी होगी। या फिर हो सकता है अगर एग्जाम्पल के लिए आप एक सेल्स पर्सन है, आपका काम है सिर्फ मीटिंग करके आना और उस मीटिंग का जो एक निचोड़ है, एक एनालिसिस निकाल के सामने वाले बंदे को देना जो उसके लिए एक एड कैंपेन प्लान कर रहे हैं। तो क्या होगा, इन क्वेश्चंस आंसर्स के बेसिस पर वो आगे की स्ट्रेटेजी प्लान कर पाएगा। क्योंकि सीधी सी बात है, जो ऑफिस में काम कर रहा है बंदा वो मीटिंग तो कर नहीं रहा, तो वो तो जैसे मान लो सचिन अगर एक सेल्स पर्सन है तो सचिन की बात पे बिलीव करे भाई सचिन ने क्या बोला वही मैं आगे बनाऊंगा। लेकिन अगर सचिन ने सुना तो कुछ और मीटिंग के थे, लेकिन आते थे वो चीज़ इंटरप्रिटेशन में चेंज हो गई, कुछ और बोलने लगे हम लोग, तो क्या होगा, बोला गया था बनाने के लिए भाई कुछ और बन के आ रहा है जी कुछ और। तो वो कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। इसीलिए एक आपके पास रिसर्च डेटा जरूर होना चाहिए, ताकि कल को अगर ये कह दिया जाए आपसे भाई ये तुम्हारी बात हुई नहीं है, तो वो ऑन रिकॉर्ड होनी चाहिए। तो जनरली मेरा जो पर्सनली तरीका है, मैं दोनों चीज़ें ही करता हूँ, मैं फॉर्म भी फिल करता हूँ और कॉन्वर्सेशन को भी रिकॉर्ड करता हूँ जब भी किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग करता हूँ, ताकि वर्ड्स भी आपके, क्योंकि यहाँ तो ये हो सकता है भी मैंने लिख दिया, बट कॉन्वर्सेशन तो उस चीज़ का गवाह होगी ना, प्रूफ होगी ना कि भाई हमारी क्या कॉन्वर्सेशन हुई है। तो ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है कि डीएम के अंदर लोगों ने ये बोला भाई हमने तो ये चीज़ बोली नहीं थी कि भाई हमें पैन इंडिया चलाना है, आपने हमारा पैन इंडिया क्यों चलाया, हमारा बजट जल्दी खत्म हो गया। बट जब उनको कॉन्वर्सेशन सुनाई जाती तब उन्हें समझ में आता है यस हमारी बात हुई थी। तो क्योंकि कई बार इंसान खुद भूल जाता है कहने के बाद, तो इसलिए चीज़ों का डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी हम लोग किसी क्लाइंट से काम करवाते हैं, ठीक है कि भाई आप मान लीजिए एक पार्टी जो उसके लिए काम करेंगे, तो क्या करने वाले उसका पूरा एक मेल डॉक्यूमेंट करके क्लाइंट को भेजो, वो पढ़ेगा, एक्नॉलेज करेगा, गो अहेड बोलेगा, तभी आप आगे एग्जीक्यूशन में लेके आते हो। ये नहीं कि अपनी मर्जी से पूरा बना दिया उसका तो कहे जी मैंने तो आपको बोला नहीं बनाने के लिए, क्यों बनाया, ठीक है। तो अननेसेसरी आप अपना टाइम, अपना ऑफिस का रिसोर्स, उन सब चीज़ों को वेस्ट करोगे, ठीक है। तो प्रॉपर प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है हर एक चीज़ में। तो ऐसे आप जो भी अपना प्रोजेक्ट बनाओगे प्रॉपर तरीके से, तो हमारे ज़्यादातर स्टूडेंट जिन्होंने पोर्टफोलियो बनाया उन्होंने सभी ने अपने सर्वे फॉर्म बनाए हैं, ठीक है। तो जैसे हमने उसका क्या कहते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ एक, जैसे हमारा जो सेमिनार होता है मैं जो करता हूँ, तो मैं उसके अंदर क्या करता हूँ, फीडबैक फॉर्म बनाता हूँ, ठीक है। मेरी आईडी से आ रहा है, तो जैसे यहाँ पर ईमेल आ जाएगा, हाउ सेटिस्फाई वर यू विद द इवेंट, तो यहाँ से आप नॉट वेरी या फिर वेरी मच, हाउ रिलेवेंट एंड हेल्पफुल डू यू थिंक इट वाज फॉर योर करियर, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, एंड यूजर ना टाइप करने में कंफर्टेबल नहीं होता, उसकी बहुत सारे लोगों को लिखना नहीं आता कि क्या लिखें क्या ना लिखें। तो कोशिश करो यूज़र को चॉइसेस दे दो वहाँ पर जिसमें वो आपको रैंक कर पाए, ठीक है। एडिशनल कुछ है तो वो यहाँ पर अपना लिख सकता है, ओवरऑल कोई फीडबैक वो यहाँ अपना दे सकता है, अपना नेम, अपना फ़ोन नंबर, अपना कोर्स का नेम, अपना स्टूडेंट आईडी या बीसी नंबर वो अपना लिख कर सबमिट कर सकता है। एक और मैं आपको दिखाता हूँ, सर्वे फॉर्म, तो हमने अरीना के स्टूडेंट के लिए एक फीडबैक फॉर्म बनाया हुआ है अपना यहाँ पर। तो यहाँ से स्टूडेंट क्या करेंगे, अपना नेम, अपना एज, अपना लोकेशन, अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, यहाँ से अपने पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन क्या है, यहाँ से, ठीक है, उसको वेयर डिड यू फर्स्ट लर्न अबाउट अरीना एनिमेशन, तो वो अपना होता है कोई ऑनलाइन देखा या कोई ऐड देखा या कैंपस विजिट किया, सोशल मीडिया में फ्रेंड्स या फैमिली में किसी ने रिकमेंड किया उसको, वाई चूज़ अरीना, इसलिए किया भाई करिकुलम, फैकल्टी, एनवायरनमेंट, फ्रेंड्स, रेपुटेशन ऑफ द सेंटर,
विच कोर्स डिड यू एनरोल फॉर एटरीन एनिमेशन, वो आप यहाँ लिख सकते हैं। इस तरह से आपके पास प्रॉपर अपना एक सर्वे फॉर्म यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। तो इस तरह के ये सर्वे फॉर्म गूगल के ऊपर, आप माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर कहीं पर भी डिज़ाइन कर सकते हो, और ये ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। ऑनलाइन इंटरव्यूज़ अगर आप कर सकते हो, जैसे एक मैं दिखाता हूँ आपको, बिहेंस, चल जा भाई, तो ये अर्बन कंपनी का जो हमारे बच्चों ने बनाया था ग्लोबल क्लैब के नाम से, होम सर्विस एप्लीकेशन है। चीज़ें लोड होंगी थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस तरह से क्या क्या कैटेगरीज है उनको ब्राउज कर सकते हैं। विमेन के लिए क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल वो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। मेंस के लिए क्या क्या सर्विसेज वो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। टॉप बुकिंग सर्विसेज क्या चल रही हैं वो आपको यहाँ पर पता चलेगा। रिसेंटली लिस्टेड क्या क्या सर्विसेज हुई हैं आपकी। अब जैसे मान लो कि कोई आप एक ऐप मार्केट में लेके आते हैं और आपको लेटर ऑन लगता है भी मैं कुछ इसमें नई सर्विस ऐड ऑन करना चाह रहा हूँ, तो जैसे देखते हो ना कि जितनी भी ये साइट्स इस तरह की एप्लीकेशंस हैं, जैसे ऊबर हो गया, ठीक है। तो ऊबर का आप देखते हो, शायद आपने देखा होगा ऊबर ईट्स, ठीक है। इससे पहले एक्सपीरियंस किया कभी नहीं किया? ऊबर ईट्स अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप अपना फूड वगैरह जो है ऑर्डर कर सकते हो सारी चीज़ें, ठीक है, ऊबर ईट्स की हेल्प से भी। तो यहाँ पर अपनी लोकेशन बताइए। जैसे एक और मैं आपको नाम बताता हूँ, डंजो, ठीक है। ये कंपनी है, ठीक है, जो दिल्ली के अंदर काफ़ी अच्छे से एक्टिव है आज की डेट में। और ये आपका जो प्रोडक्ट है, जो भी आप पार्सल अपना कहीं डिलीवर कराना चाहते हो वो करा सकते हो। या जैसे जोमेटो हो गया, तो जोमेटो का हमें पता है भाई उनके लोग, आपका ब्लिंकिट हो गया, तो दोनों जगह पर यूज़ होते हैं वो लोग। ऐसा कि ब्लिंकिट के लिए डेडिकेटेड उन्होंने मैन फोर्स अलग रखी हुई है, वही फ्री हो तो तुम जोमेटो का ऑर्डर डाल दो तो दोनों के पास जाते हैं। या फिर जोमेटो का जो है वो टाटा के साथ भी टाई अप है। टाटा का क्या आता है 1mg, तो टाटा 1mg के ऑर्डर जो है वो जोमेटो डिलीवर करता है। तो आपके घर पे जब भी आप ऑर्डर प्लेस करो तो जोमेटो से कोई पर्सन आएगा जो आपको ऑर्डर डिलीवर करके जाएगा, ठीक है। जैसे ई कार्ट फ्लिपकार्ट का है, लेकिन मिंत्रा के जो ऑर्डर हिट करता है, सारे प्लेस करता है, वो आपका ई कार्ट ही देके जाता है। नोटिस करना है कभी भी। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो मैन पावर है उसको आप सही से यूज़ कर पा रहे हो। भाई आपने इतने लोगों को ऑनबोर्ड किया तो सैलरी तो आपको देनी पड़ेगी ना। तो इनको फिर अगर सैलरी नहीं निकाल पाती है कंपनी, तो क्या करती है, डिलीवरी बेस कर देती है कि भाई कौन कितने ऑर्डर डिलीवर कर पा रहा है, इतना फिक्स है 15,000 रुपये एग्जाम्पल के तौर पर। उसके बाद जितने ऑर्डर आप प्लेस करो उसके ऊपर ये इंसेंटिव रहेगा आपका, इस तरह से। तो ऊबर ईट्स है अपना, क्या कहते हैं ये, जैसे मैंने आपको डंजो बताया। पोर्टर एक मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। पोर्टर पर अगर आप जाओगे तो वहाँ पर भी जाके आप तो यहाँ से आपको मिल जाएगा इसका ये porter.in, जहाँ से आप अपना एक शिपमेंट कहीं भिजवाना है तो भिजवा सकते हो। पैन इंडिया, ये नहीं कि सिर्फ दिल्ली एनसीआर, कहीं भी, ठीक है। आप बस लीजिए और उसको डिलीवर करा दीजिए। तो आप यहाँ से पार्टनर बनना चाहते हो फ्री टाइम में तो पार्टनर बन जाइए, ठीक है। तो यहाँ से आप फ्री टाइम में अपना ये काम भी करा सकते हो, ठीक है। तो इन्होंने लोगों के लिए फ्रीडम दिया जिसको लिस्ट होना है हो सकता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं पूरा इन्होंने कहाँ कहाँ पर इनका अवेलेबल है प्रेजेंस, सब चीज़ें। एक आता है व्हील्स आए, ये आपने जनरली जो बड़े बड़े ट्रक्स वगैरह होंगे, कार्गो जो होते हैं उनके ऊपर आपने देखा होगा इस तरह का लोगो लगा हुआ है, ठीक है। तो ये किसके कंपटीशन में है, अग्रवाल पैकर एंड मूवर्स के।
ये सबसे पुरानी कंपनी है जो पैकिंग और मूविंग के अंदर है। इनका काम क्या है भाई, आपको ए सिटी से बी सिटी जाने से, दिल्ली में कोई बंदा आईटी में जॉब करे वो सीधे कहाँ जाएगा, बेंगलोर ही जाएगा, उसके पास अलावा उसके पास कोई दूसरी चॉइस होती नहीं है, या फिर बाहर ही निकलेगा सीधे। और उस बंदे को यहाँ से दिल्ली से बेंगलोर ही जाते हैं आईटी वाले ज़्यादातर। तो क्या होता है कि भाई आपको यहाँ से अगर वहाँ तक जाना है और आपको टाइम कम है, तो सीधे इनको कॉन्ट्रैक्ट दो, ये आएंगे अपना भी सारा सामान पैक करेंगे, सब चीज़ें लिख के जाएंगे, दूसरे घर जहाँ भी जाना होगा वहाँ पहुँचाएंगे, अनपैक करेंगे, सारा सामान सेट करके आएंगे, सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग। ट्रांसपोर्टेशन में कुछ हो गया तो आपके पूरे सामान का इंश्योरेंस भी रहता है, तो ये सारा सामान खुद खरीद के देंगे आपको इसका एक एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना होता है। तो अग्रवाल पैकर एंड मूवर का नाम सबसे ज़्यादा फेमस क्यों हुआ पैन इंडिया, क्योंकि इन्होंने एक ट्रकर्स जो होते हैं जनरली वो सबसे ज़्यादा क्या होता है कि नींद में चल रहे होते हैं, तो उन्होंने उनकी हेल्प करने के लिए क्या करा, एक बहुत बड़ा एरिया एक्वायर, मुझे एग्जैक्ट लैंड याद नहीं कहाँ पर है, बट उन्होंने एक बहुत बड़ा एरिया बनाया जहाँ पर जाके ट्रक वाले जितने ट्रकर्स हैं वो अपने ट्रक को पार्क करें, आराम से वहाँ पे खाए पिए, ढाबा जैसा उन्होंने फैसिलिटी बना के दी, रेस्टोरेंट बहुत बढ़िया, और उसमें वो लोग रेस्ट कर सकते हैं, सो सकते हैं, और फिर अपने आगे की जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं वहाँ से। वैसे ट्रकर्स जनरली किसी भी जगह आप देखोगे तो हाईवे पर तो वो 24/7 रहते हैं, लेकिन जब किसी सिटी में एंट्री की बात आती है तो आउटर पर रोक दिया जाता है उनको। जैसे दिल्ली में रात को 10-11 बजे के बाद उनकी एंट्री स्टार्ट होना चालू होती है, इस तरह से। तो पैकर मूवर में इन्होंने बहुत नाम कमाया, ठीक है। उसके बाद फिर ये कंपनी है, एक हमारे पास प्रोजेक्ट आया था यूएस से, इसी तरह का प्रोजेक्ट था जिसमें शिपमेंट का काम था, तो उनका मोबाइल ऐप वगैरह हम लोगों ने बनाया था। तो ये थी आपकी चीज़ें, तो एक क्लास और लेंगे आपका इसके ऊपर, और फिर नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे ना। तो सर्वे का रोल समझ में आया, तो जो भी आप ऐप बनाएंगे तो वो क्यों बना रहे हैं, जब तक खुद को क्लियरिटी नहीं होगी तब तक उससे आप कोई भी जूस एक्सट्रैक्ट कर ही नहीं पाओगे। तो पहली चीज़ कि मुझे खुद को क्लियरिटी चाहिए, तभी आप सामने वाले से उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछोगे, ठीक है। तो देखो अगर एक्सडी फिग्मा सीख रहे हैं हम लोग, तो एक्सडी फिग्मा का एग्जीक्यूशन बहुत ही सिंपल है, आप उससे कोई रेप्लिका बना लोगे, लेकिन जब अपनी खुद की कोई चीज़ क्रिएट करने की बात आएगी ना, तब आपको बड़ी दिक्कतें आती हैं। और वहीं पर यूएक्स पर्सन का और यूआई पर्सन का मेन रोल समझ में आता है, वो लोग कितना क्रिएटिव है, कितना अच्छे से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अभी की जो आपकी जर्नी है उसमें आप कुछ क्रिएट करना नहीं सीख रहे, अभी तक आप टूल सीखे हो एक्सडी के अंदर, ठीक है। लेकिन ये जो फेज आपका चल रहा है, इससे आपको पता चला कि कितना डाइवर्सिफाई करना पड़ता है चीज़ों को, कितना इन डेप्थ जाना पड़ता है किसी भी चीज़ को बनाने के लिए। ये नहीं कि भाई हमारे पास एक काम आया, चलो जी एक्सडी फिग्मा खोलो डायरेक्ट बनाना स्टार्ट कर दो। प्लानिंग, प्रोसेसिंग, एग्जीक्यूशन, रोल्स, हर एक चीज़ के ऊपर आपको ध्यान देना है। तो एक क्लास और लगेगा और फिर हम लोग